एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। ऑलरेडी अभी आप सभी को पता है कि जो हमारा सीरीज चल रहा है वो स्नातक को बच्चों के लिए है, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है। बीए प्रोग्राम, बीए पॉलिटिकल साइंस या फिर इससे जुड़े हुए जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो डीयू के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के या सोल के हैं या जो रेगुलर हैं, उन्हीं के लिए चल रहा है। तो अभी तक हमने जो शुरुआत किया था फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जिसमें सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज आया था, वो जरूरी था। पर्यावरण अध्ययन जरूरी था क्योंकि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के लिए बिल्कुल नया था। तो मैंने उसे शुरू किया, जिसके 4 चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखे हैं। आज हमने 5वें चैप्टर को शुरुआत करना है। पाठ 5 है और पाठ 5 कह रहा है प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन। हमें मुख्य रूप से इन्हीं चीजों को पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन और भूमि संसाधन। इससे पहले हमने कई बार पारिस्थितिकी तंत्र को चर्चा किया है, पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए कितने अलग अलग मुद्दों को देखा है, लेकिन मुख्य रूप से जो पाठ 5 है वो हमारा कहता है प्राकृतिक संसाधन। अब इसे एक बार मैं डिटेल में समझा देता हूं। प्राकृतिक संसाधन को आप नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हो। इसके अलावा भूमि संसाधन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने क्लास 8 के जियोग्राफी में, 9th के जियोग्राफी में, 10th 11th इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं जमीन के बारे में जरूर पढ़ा है। ध्यान से समझना, जमीन के बारे में हमने पढ़ाई किया है। तो भूमि संसाधन का मतलब ही हो जाएगा फिर लैंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे मुख्य रूप से चैप्टर 5 में स्नातक के बच्चों को क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संसाधन और भूमि संसाधन। काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये। ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसको मैंने एक प्लेलिस्ट में बना रखा है यूट्यूब पे। आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक लाइन से ना सारे चैप्टर मिल जाएंगे। आप आसानी से चैप्टर बाय चैप्टर को पढ़ सकते हो। अच्छी बात यही है कि अभी तक आपको यूट्यूब पे ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, ऐसे लेक्चर नहीं मिलेंगे, ऐसे वीडियोज नहीं मिलेंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और मैंने भी देखा कि चलो जो चीजें हैं उसे दोबारा क्या ही करवाना है, जो चीजें नहीं है ना उसे करवाते हैं, ताकि बच्चे, कई बार होता है ना कि कॉलेज स्नातक के, ग्रेजुएशन के बच्चे जॉब वगैरह भी करते हैं, तो उनको दिक्कत होता है फिर स्टडी को करने में या फिर स्टडी मटेरियल को ढूंढने में। तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा कि उनको एक सीरीज में ना सारे चैप्टर्स के वीडियोस आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में परिचय के बारे में। हम इस चैप्टर में सबसे पहले पूरे चैप्टर के परिचय को देखेंगे, परिचय को समझेंगे। दूसरे नंबर पे हम भूमि संसाधन को समझेंगे। भूमि संसाधन मतलब लैंड रिसोर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर ही जो है वो परिचय के ऊपर निर्भर करता है, संसाधन में भूमि संसाधन के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें भूमि आच्छादन के बारे में पढ़ना है और भूमि उपयोग परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। ये दोनों पॉइंट भी इसके अंदर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में भूमि क्षरण के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चौथे नंबर का पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूमि क्षरण जो है ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। और नंबर 5 पे हम मृदा अपरदन पढ़ेंगे। अपरदन कई बार आपने पहले के क्लासेस में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आपने देख लिया परिचय है, दूसरे नंबर पर भूमि संसाधन है, तीसरे नंबर पर ये हमारा भूमि उपयोग में परिवर्तन और भूमि आच्छादन है। भूमि क्षरण के बारे में और भूमि अपरदन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मुख्य रूप से इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में, प्राकृतिक संसाधन में और भूमि संसाधन में हम प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम और क्या क्या पढ़ने वाले? हम इसके अंदर मरुस्थलीकरण पढ़ेंगे। मरुस्थलीकरण भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया या फिर बारिश कम होने के कारण जो भी परिवर्तन होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम मरुस्थलीकरण में पढ़ेंगे। साथ ही साथ वनों की कटाई भी महत्वपूर्ण रहेगा। वनों की कटाई भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर। खनन, इसके बारे में भी पढ़ना है। बांध निर्माण के बारे में पढ़ना है और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ना है कि खनन के साथ क्या उपयोगिता होती है, क्या इसके हानिकारक प्रभाव हैं। इसके अलावा बांध निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए जो कदम है जो उठाए जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में, जैसा कि मैं हर एक चैप्टर में आपके साथ सारांश को डिस्कस करता हूं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो मुख्य रूप से यही वो टॉपिक हैं जो पूरे चैप्टर के अंदर कवर किया जाएगा, पूरे चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले स्लाइड का। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था मृदा अपरदन के बारे में समझेंगे।
भूमि क्षरण के बारे में समझेंगे, मरुस्थलीकरण के बारे में समझेंगे, भूमि के उपयोग के बारे में समझेंगे, संबंधित भूमि का जो दुरुपयोग है, जो जमीन का गलत तरीके से उपयोग होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भूमि कुप्रबंधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं VVI लिख देता हूं, ये 5 नंबर के लिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भूमि कुप्रबंधन मतलब सही तरीके से अगर प्रबंधन नहीं होता है भूमि का, तो उसको हम भूमि कुप्रबंधन कहते हैं। साथ ही साथ वनों की कटाई के बारे में, मरुस्थलीकरण के समस्या के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। भूमि संसाधन को बेहतर कैसे बनाया जाएगा, जो लैंड रिसोर्सेज है इसको अच्छा और उपयोगी कैसे बनाया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको टिकाऊ कैसे बनाया जाए, किन तरीकों से इसको प्रबंधित किया जाए, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर के सबसे पहले स्लाइड से, जो परिचय से शुरुआत होगा। मतलब अब इस चैप्टर में हमें जो जो पढ़ना है या फिर जो जो टॉपिक्स हैं वो कैसे कवर करने हैं, ये हम परिचय से शुरुआत करेंगे। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन और भूमि संसाधन दोनों आपस में बहुत गहरे ताल्लुकात आप कह सकते हैं, बहुत गहरा रिश्ता होता है इनका, ये एक दूसरे के साथ बड़े करीबी तरीकों से जुड़े हुए होते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत परिचय से ही करते हैं कि परिचय क्या कहता है। अब इसके परिचय में देखिए, भूमि जो है वो मानव जाति के लिए सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। मतलब जमीन, मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है, प्राकृतिक रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, किसके लिए? मानव जाति के लिए। हालांकि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि भूमि सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी चीजें कहीं ना कहीं भूमि के ऊपर ही निर्भर करता है। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं भूमि जो है वो बहुत ही मूल्यवान संसाधन के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ प्रकृति के सबसे कीमती उपहारों में से एक है। प्रकृति की अगर हम उपहारों की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती जो है वो मिट्टी को ही माना जाता है। यह एक स्थल मंडल का हिस्सा है जो जीवन को बनाए रखता है और साथ ही साथ मानव को विभिन्न अस्तित्वगत संसाधन प्रदान करता है। ध्यान से समझिएगा, जमीन के माध्यम से, भूमि के माध्यम से, भूमि तो मूल्यवान है ही, प्रकृति का दिया हुआ सबसे मूल्यवान तोहफा माना जाता है इसे। अब इसके अलावा ये सभी उपहारों में से तो एक है, ये स्थल मंडल का वह हिस्सा है जहां पे मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर सब निवास करते हैं और ये कहीं ना कहीं जीवन को बनाए रखता है। अगर भूमि नहीं है तो आप सोच सकते हो जीवन संभव है क्या? सभी लोग नदी, तालाबों में, समुद्र में जाके रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो जमीन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यह मानव के जीवन को बैलेंस बना के अस्तित्व में रखने में काफी सफलता दिलाता है। अगर जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधा नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो मानव नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं है तो पशु पक्षी जानवर नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं है तो जलावन की लकड़ियां नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है तो भोज्य पदार्थों का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज किसके ऊपर निर्भर करता है? जमीन के ऊपर निर्भर करता है। तो जो जमीन है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगले स्लाइड में कहता है कि भूमि अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। ध्यान से समझिएगा, जो जमीन जो है, जिसे हम लैंड कहते हैं, लैंड रिसोर्सेज कहते हैं, ये कहीं ना कहीं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों से मिलकर बना हुआ है। दोनों का क्या है? मिक्सचर है। इसे आपको ध्यान से याद रखना है। यह विभिन्न प्रकार के संसाधन, कई प्रकार के ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि भोजन नंबर 1 पे आ जाएगा, फाइबर नंबर 2 पे आ जाएगा, दवा हो गया नंबर 3 पे आ जाएगा, खनिज हो गया नंबर 4 पे आ जाएगा। इनके साथ साथ मतलब ये जो है ये हमें भोजन तो प्रदान करता ही है, फाइबर भी प्रदान करता है, दवा भी प्रदान करता है, खनिज भी प्रदान करता है, साथ ही साथ कृषि उत्पादकता, जैविक विविधता, कार्बन पृथक्करण आदि जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें हमें कौन प्रदान करता है? भूमि प्रदान करता है। भूमि का सबसे बुनियादी उपयोग विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का समर्थन करना है। ध्यान समझिएगा, भूमि का सबसे बुनियादी उपयोग, सबसे बेसिक इसका यूज क्या है कि ये अलग अलग प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधे,
का क्या करता है, समर्थन करता है। क्योंकि अगर आप समझ लो जमीन नहीं है तो आप कैसे किसी भी पेड़ पौधे को आप उगाओगे, नहीं उगा सकते हो ना। क्योंकि इन सभी वनस्पतियों को उगने के लिए किसकी आवश्यकता है, भूमि की आवश्यकता है, जिससे सभी के लिए जगह उपलब्ध हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा कि भूमि कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों का मिश्रण है, और ये हमें जो है ये भोजन, फाइबर, दवा, खनिज के साथ साथ कृषि उत्पादकता, जैविक विविधता, कार्बन पृथक्करण आदि जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है। तो ये मनुष्य जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है मनुष्यों द्वारा दुरुपयोग और कुप्रबंधन के कारण भूमि संसाधन भारी खतरे में है। देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मनुष्य जो है, जो इंसान है, इसके द्वारा जिस प्रकार से इन चीजों का दुरुपयोग होता है, अनर्गल उपयोग किया जाता है और इनके प्रबंधन को सही तरीके से नहीं रखा जाता है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि भूमि संसाधन जो है वो भारी खतरे में है, इसका काफी नुकसान हो रहा है। विभिन्न मानव जनित गतिविधियों के कारण भूमि की उत्पादकता कम होती जा रही है। अलग अलग प्रकार के कार्यों के करने से जो इंसान करते हैं, जिसके कारण इनकी उत्पादकता जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस पॉल्यूटेड हो रहा है। आप ये समझ लो कि जमीन के साथ बहुत अधिक मात्रा में केमिकल जैसी चीजों का उपयोग करना, रसायनों का उपयोग करना, जिससे भूमि की जो गुणवत्ता है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और वह निम्नीकृत और प्रदूषित होती जा रही है। मतलब भूमि की जो गुणवत्ता है वो निम्न होती जा रही है, कम होती जा रही है, साथ ही साथ वो प्रदूषित भी हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। भूमि क्षरण और मृदा अपरदन उन विभिन्न संसाधन और सेवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। अब क्या क्या हो रहा है, भूमि क्षरण हो रहा है, इसके बारे में एक टॉपिक ही मैं आपको समझाऊंगा, और मृदा अपरदन के बारे में भी एक टॉपिक आपको समझाऊंगा। तो ये विभिन्न संसाधनों और सेवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। भूमि क्षरण के कारण संसाधन रिसोर्सेज समाप्त हो रहा है, मृदा अपरदन के कारण संसाधन और रिसोर्सेज समाप्त हो रहा है। ये सब किसके कारण हो रहा है, मनुष्यों के कारण हो रहा है। जो हम मनुष्य भूमि से प्राप्त करते हैं यह हमारे जीवन की गुणवत्ता और कई मामलों में हमारे अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है। हम अपने जीवन का मूलभूत जितने भी आधार है हमारे जीवन को चलाने के लिए, वो सब किससे प्राप्त हो रहा है, जमीन से प्राप्त हो रहा है, मिट्टी से प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर इनसे ये सारी चीजें हमें सही तरीके से प्राप्त ना हो तो मानव का अस्तित्व कुछ भी होगा, सारे अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। मानव के साथ साथ जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, इन सब के अस्तित्व भी खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर है। किस पे, भूमि संसाधन पे, किस पे, पेड़ पौधे पे, किस पे, भूमि के द्वारा उगाए गए उत्पाद से, किसके, भूमि के अंदर मौजूद खनिजों के ऊपर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए उपलब्ध है। भूमि क्षरण का एक चरम मामला मरुस्थलीकरण है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको भूमि क्षरण और मृदा अपरदन के बारे में समझाऊंगा, लेकिन भूमि क्षरण का एक मुद्दा यहां पे आ गया, मैं इसको समझा देता हूं कि भूमि क्षरण का एक चरम मामला, सबसे टॉप लेवल पे जब भूमि क्षरण होना शुरू हो जाता है तो वो जगह मरुस्थल में बदल जाता है। पहले के चैप्टर में मैंने आपको मरुस्थलीकरण परितंत्र के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, वहां के इकोसिस्टम के बारे में, वहां उगने वाले पेड़ पौधे, जानवरों के बारे में, इससे पहले के चैप्टर में मैंने बताया था। तो यहां पे समझ लीजिए, अगर भूमि क्षरण अपने टॉप लेवल पे है, चरम पे है, अगर भूमि क्षरण अपने चरम पे है तो वो जगह क्या हो जाएगा, मरुस्थल में बदल जाएगा, रेगिस्तान में बदल जाएगा। वहां पे पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, वहां पे किसी प्रकार का वनस्पति नहीं उगेगा, वहां पे जीव जंतु नहीं रह सकते हैं, वहां पे मानव निवास नहीं कर सकते हैं। तो समझ लो ये कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है भूमि संसाधन। अब हम भूमि संसाधन के बारे में समझ लेते हैं कि लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, लैंड रिसोर्सेज किसे कहते हैं, आप इसे कैसे समझोगे, क्योंकि आपने इसे पहले भी भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब जो आप पढ़ने वाले हो थोड़ा विस्तृत जानकारी होगा, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप ग्रेजुएट होने वाले हो, ग्रेजुएशन की क्लास में हो, स्नातक की क्लास में हो, और ये एक लेवल होता है, यह एक पढ़ाई का स्तर होता है, लेवल होता है। पहले जो लेवल 10th पे मिल जाता था, फिर कुछ दिनों तक ये कार्यक्रम चला जहां पे ये लेवल हमें 12th पे मिल जाता था, लेकिन अब जो लेवल है पढ़ाई का वो हमें स्नातक ग्रेजुएशन के ऊपर मिलता है। तो आपको यहाँ पे चीजों को विस्तृत तरीके से और सही तरीके से समझने की जरूरत है।
तो सबसे पहले हम अगर भूमि संसाधन की बात करें तो मानवीय दृष्टिकोण से, मतलब कि मानव के दृष्टि से भूमि संसाधन में भूमि के वो सभी पहलू और कार्य शामिल है, सभी पहलू और काम को शामिल किया जाता है जिनका उपयोग मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। मतलब एक इंसान को जितनी भी प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, जितने भी कार्य की जरूरत होती है, जितने भी पहलू की आवश्यकता होती है, उन सभी प्रोसेस को कहीं ना कहीं आप भूमि संसाधन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। मनुष्य कृषि, खनन, चराई और जानवरों और निपटान उद्देश्यों के लिए भूमि का दोहन कर रहे हैं। आज के समय में क्या हो रहा है कि जो किसान है या फिर जो मनुष्य है, आप ऐसा समझ लीजिए, मनुष्य कृषि के लिए और खनन के लिए, चराई के लिए, चराई और खनन, खनन का मतलब होता है खुदाई करना और चराई का मतलब होता है जानवरों को खेतों में चराना, इनके उद्देश्यों के लिए जमीन का ना दोहन कर रहा है, मतलब उसका गलत उपयोग कर रहा है। भूमि संसाधन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जो लैंड रिसोर्सेज है उसे अलग अलग 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे आएगा बहुत स्थिर संसाधन, ध्यान से याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे आएगा बहुत स्थिर संसाधन, जैसे कि राहत, भूवैज्ञानिक संरचनाएं और खनिज आ जाता है। दूसरा है मामूली स्थिर संसाधन, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें मिट्टी आएगा और पानी आता है, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ध्यान से याद रखिएगा। तीसरा हमारा कहता है वनस्पति और जैव विविधता, जैसे कि बहुत अस्थिर संसाधन के अंदर आता है, कौन, वनस्पति और जैव विविधता। तो यहां पे मुख्य रूप से आपको समझना है कि भूमि संसाधन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पे क वाला है, दूसरे नंबर पे ख वाला है और तीसरे नंबर पे ग वाला है। तो बहुत स्थिर संसाधन में भूवैज्ञानिक संरचनाएं और खनिज आ जाता है, मामूली स्थिर संसाधन में मिट्टी और पानी आ जाता है, वनस्पति और जैव विविधता जैसे बहुत अस्थिर संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देख लीजिए कि मानव जाति जो है, मतलब हम इंसान जो हैं, हम जो मनुष्य हैं, इसे भूमि के द्वारा, जमीन के द्वारा मतलब क्या क्या प्रदान हुआ है और उसमें से जो महत्वपूर्ण संसाधन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे नंबर 1 पे आता है खनिज। देखिए ये भी कहीं ना कहीं हमें भूमि द्वारा ही प्राप्त होता है, तो खनिज सबसे नंबर 1 पे आता है। खनिज एक शुद्ध अकार्बनिक पदार्थ है, 1 नंबर का प्रश्न आपसे यहां से तैयार होता है। खनिज जो है, क्योंकि ये भूमि के द्वारा प्रदान किया गया सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो खनिज एक शुद्ध अकार्बनिक पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से, मतलब नेचुरल तरीके से पृथ्वी की पपड़ी में होता है। पृथ्वी की पपड़ी कहने का क्या मतलब है, जो हमारा जमीन होता है, जो मिट्टी होता है, उसके ऊपरी भाग में होता है। खनिज गैर नवीकरणीय संसाधन है और इसमें धातु जैसे क्या क्या, खनिज में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्योंकि खनिज हमें भूमि द्वारा प्रदान किए गए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और इसमें हमें प्राप्त क्या क्या होता है, इसमें हमें लोहा, आयरन प्राप्त होता है, तांबा, एल्यूमिनियम आदि गैर धातु जैसे कि फास्फेट भी प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त होता है, मिट्टी, रेत आदि सब शामिल होते हैं। ये सारे खनिज है और ये सब भूमि के द्वारा प्रदान किए गए महत्वपूर्ण संसाधन है जो मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। खनिज जो है वो मनुष्यों के लिए अत्यंत मूल्यवान है क्योंकि वे उद्योगों में आवश्यक कच्चे माल है। जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी उद्योग हैं, जितने भी ये लोहा फैक्ट्री, तांबा, एल्युमिनियम जो भी फैक्ट्रियां हैं, वो चल इन्हीं खनिजों के बदौलत तो रहा है, क्योंकि यही तो वो कच्चे माल हैं जिनको अलग अलग शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से ये अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं और कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के समग्र विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। एक बात और याद रखिएगा, जिस देश की जमीन में जितना ज्यादा खनिज है वो देश उतना ज्यादा अमीर है, उनका उतना वैल्यू ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक देश को ये स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करता है। कौन सा चीज, खनिज, किससे प्राप्त होता है, भूमि के द्वारा प्राप्त होता है। पृथ्वी की पपड़ी में उपलब्ध खनिजों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, जो हमारा खनिज है, अब हमने खनिज के बारे में तो आपको समझा दिया, लेकिन पृथ्वी की पपड़ी में ही तो यह प्राप्त होता है और इसकी पपड़ी में जो भी उपलब्ध खनिज है इसे भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब उन 3 भागों के बारे में मैं आप सभी को समझा देता हूं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं क की बात करूंगा। धात्विक खनिज जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया,
सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो खनिज है वो कहां से प्राप्त होता है, वो पृथ्वी से प्राप्त होता है। पृथ्वी द्वारा प्रदान किए गए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, जो मनुष्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में, खनिज के बारे में तो मैंने समझा दिया, लेकिन जो खनिज है उन्हें भी 3 प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहला कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज है। दूसरे नंबर पे हमारे पास गैर धात्विक खनिज है, और तीसरे नंबर पे खनिज ईंधन है। तो अब मैं इन सभी को, इन तीनों को समझा देता हूं। तो सबसे पहले धात्विक खनिज है, जिसमें क्या आता है? लोहा आता है, एल्युमिनियम आता है, सीसा आता है, जस्ता आदि आता है। लेकिन गैर धात्विक खनिज की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेफाइट आता है, जो कार्बन का ही रूप है, और फेल्सफॉर आता है, अब्रक आता है, चूना पत्थर आता है। तो ये सब गैर धात्विक है, और धात्विक में लोहा, एल्युमिनियम आता है। अब तीसरे नंबर पे आता है खनिज ईंधन, जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये सब खनिज ईंधन में नंबर 3 पे आता है। अब देखिए, भारत जो है वो खनिज संसाधनों में समृद्ध है। मतलब हमारे भारत के पास खनिज की प्रचुर मात्रा है, भरपूर मात्रा है। हमारे भारत के जमीन में खनिज अच्छा खासा मिलता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या है? लोहा है। हमारे भारत के मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नंबर 1 पे क्या आता है? लोहा है। दूसरे नंबर पे क्या है? एल्युमिनियम है। तीसरे नंबर पर टाइटेनियम भी है, तांबा भी है, सीसा भी है, जस्ता भी है, अयस्क भी है। मतलब ये सारे खनिज कहीं ना कहीं भारत के जमीन में, मिट्टी में मौजूद है। और खनिज को 3 भागों में बांटा गया, धात्विक, गैर धात्विक और खनिज ईंधन। तो ये आपको खनिज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब खनिज के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो है मिट्टी। अब हम मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। मिट्टी को पृथ्वी की पपड़ी की सबसे बाहरी पतली परत के रूप में परिभाषित किया गया है। ध्यान से समझिएगा, मिट्टी को पृथ्वी की पपड़ी की सबसे बाहरी, मतलब सबसे ऊपर का जो परत होता है उसके रूप में परिभाषित किया जाता है, मतलब या फिर जाना जाता है, जो पौधों के विकास के लिए प्राकृतिक माध्यम के रूप में कार्य करता है। किसी प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधे, इन सभी के विकास में यह मिट्टी काम करता है। मिट्टी जो है वो कार्बनिक और खनिज सामग्री का एक जटिल मिश्रण है। कार्बनिक आपको मैंने पहले भी बताया था, और खनिज के बारे में भी बताया है कि ये मिट्टी की ऊपरी परत में मौजूद होता है, जो लगातार रासायनिक अपघटन, चट्टानों के यांत्रिक विघटन से बनती है। अब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये भी बहुत एक बड़ा क्वेश्चन होगा। ये क्या होता है? रासायनिक अपघटन के कारण या फिर चट्टानों के घिसने से, चट्टानों के यांत्रिक विघटन के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन है जो मुख्य रूप से अपरदन प्रक्रिया द्वारा लगातार बनता रहता है और नष्ट होता रहता है। मिट्टी को आप याद रखिएगा, वो क्या है? मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन है। ऐसा रिसोर्सेज है जो नवीकरणीय और मुख्य रूप से अपरदन प्रक्रिया के कारण ही, और यह अपरदन प्रक्रिया के द्वारा ही मिट्टी का बनना और मिट्टी का नष्ट होना प्रक्रिया लगातार बनता रहता है। कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहा जाता है। आपने क्लास 6 के साइंस में पढ़ा होगा कि ह्यूमस क्या होता है। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थों के भरपूर होने के कारण, कार्बनिक पदार्थ भरपूर होता है मिट्टी में, और मिट्टी का जो सबसे ऊपरी परत होता है, सबसे ऊपर का परत जिसपे पौधों को उगाया जाता है, जिसपे वनस्पतियों को उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। 2 नंबर 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। और ये सबसे उपजाऊ परत होता है। ह्यूमस वाला परत जो होता है वो सबसे उपजाऊ होता है। इसी कारण से इन परतों के ऊपर वनस्पतियों को लगाया जाता है, वनस्पति, पेड़ पौधे को उगाया जाता है। मिट्टी मानव पर्यावरण का एक मूलभूत हिस्सा है। मानव के पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगा वो मिट्टी को ही माना जाता है, और पानी की तरह ही यह आवश्यक है। एक मनुष्य के लिए जैसे पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, इसी प्रकार से मिट्टी की आवश्यकता भी मनुष्य के लिए ऐसे ही है जैसे प्राणवायु, ऑक्सीजन और पानी। यह कृषि के लिए, वानिकी परिस्थिति तंत्र के लिए पोषक तत्वों और पानी का स्रोत भी माना जाता है। मिट्टी जो है ये कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती कहां करोगे? मिट्टी के ऊपर ही तो करोगे। वानिकी परिस्थितिकी तंत्र, पेड़ पौधे जंगल कहां लगाओगे? जानवरों को कहां रखोगे? उसके लिए जंगल चाहिए। पोषक तत्वों और पानी के स्रोत के लिए भी मिट्टी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
माइक्रोबियल जैव विविधता में बहुत समृद्ध है। माइक्रोबियल का मतलब होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व जो इंसानों के लिए जरूरी होता है, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिट्टी के स्रोत से ही तुम्हें प्राप्त होता है। और कार्बन का एक प्रमुख भंडार भी माना जाता है। किसको? मिट्टी को। कार्बन का एक बहुत बड़ा भंडार पृथ्वी को ही, मतलब कि मिट्टी को ही माना जाता है। दुनिया भर में मिट्टी अपनी विशेषताओं और गुणों के संबंध में भिन्न भिन्न होती है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही तरह का मिट्टी हो। मैं दिल्ली में रहता हूं, यहाँ की जो मिट्टी है यही बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हो, ये जरूरी नहीं है। हर जगह की मिट्टी की विशेषता अलग होती है। हर जगह के मिट्टी का कलर अलग होता है, उनके गुणवत्ता अलग होते हैं, उनको उत्पादन करने की क्षमता अलग होती है, उनके उत्पादन करने की क्षमता की क्वालिटी क्वांटिटी भी अलग होती है। इसके वर्गीकरण का जो आधार है वो कैसे बनता है? तो इनके जो गुण होते हैं इसी के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। भारत में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख मृदा के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में कौन कौन से मृदा पाए जाते हैं, मतलब मिट्टी पाए जाते हैं। नंबर 1 पे जलोढ़ आ गया, नंबर 2 पे काली मिट्टी आ गया, नंबर 3 पे लाल मिट्टी आ गया, नंबर 4 पे लेटराइट मिट्टी आ गया, नंबर 5 पे रेगिस्तानी मिट्टी आ गया और नंबर 6 पे अम्लीय मिट्टी आ गया। तो ये सारे वो मिट्टी के प्रकार हैं जो भारत के अंदर इनके गुणों के कारण अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे मिट्टी है जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, उनका उत्पादकता अलग है, उनकी गुणवत्ता अलग है। बिहार वाले मिट्टी की गुणवत्ता अलग है, राजस्थान वाले मिट्टी की गुणवत्ता अलग है। तो ये सारी जो मिट्टी है इनकी गुणवत्ता बिल्कुल अलग अलग होती है और इनकी क्वालिटी जो है वो भी अलग अलग होता है। इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन करने की क्षमता है, ये सारी चीजें भारत में अलग अलग होता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे भारत में इन सभी मिट्टियों की गुणवत्ता का वर्गीकरण इस प्रकार से क्यों किया गया है? तो मैं आपको एक जवाब दे देता हूं, आपको समझ में आ जाए कि भारत के अंदर जो जलवायु है, जो मौसम है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। जैसे कि अब आप कश्मीर की बात कर लो, कश्मीर की बात अगर करते हैं तो वहां पे ठंड वाला मौसम है। लेकिन वहीं पे अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में बहुत ज्यादा गर्मी है। वहीं पे अगर हम और किसी जगह का बात करते हैं तो इनके जो मौसम है, जलवायु है, इस पे भी मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कृषि के बारे में। तो देखिए, जितनी भी अभी जनसंख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, भारत की नहीं पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तो पूरे विश्व में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। बढ़ती विश्व जनसंख्या की जो खाद्य मांग को पूरा करने के लिए मानव द्वारा भूमि संसाधन का सबसे प्रमुख उपयोग कृषि के रूप में किया जाता है। अब कहने वाली बात यह है कि आज के समय में सबसे ज्यादा कृषि का उपयोग किस रूप से किया जाता है? तो खेती के लिए किया जाता है, मानव के भोजन को उगाने के लिए किया जाता है। तो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र भूमि की सतह का लगभग 40% कवर करता है। जो कृषि होता है, जो खेती होता है, वो पूरा जो जमीन है उसका 40% हिस्सा अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। फसल के लिए उपयुक्त विश्व का कुल भूमि क्षेत्र 4.4 बिलियन हेक्टेयर है। फसल करने का कहने का मतलब है 4.4 बिलियन हेक्टेयर जमीन ऐसा है जहां पे पूरे विश्व में खेती किया जा सकता है, जिसमें से 1.6 बिलियन हेक्टेयर वर्तमान में खेती के अधीन है। टोटल जमीन कितना है? ध्यान समझिएगा, 4.4 बिलियन हेक्टेयर है, जिसमें 1.6 बिलियन हेक्टेयर वर्तमान में खेती के अधीन है। मतलब अभी के समय में इतने जमीन पर खेती हो रहा है। दुनिया के कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि प्रमुख प्रेरक शक्ति है। दुनिया के कई सारे ऐसे बड़े बड़े देश भी हैं जो वर्तमान समय में, अभी के समय में कृषि प्रमुख प्रेरक शक्ति है। मतलब उनका पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम कृषि के ऊपर निर्भर करता है। वो चीजों को उगाते हैं, दूसरे दूसरे देशों में बेचते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में कृषि की महत्व बहुत ज्यादा है। उर्वरक की अगर बात करें या कीटनाशक की बात करें तो इनके बढ़ने की, मतलब इनका जो उपयोग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से पिछले 70 से 80 वर्षों में पूरे विश्व के स्तर पर कृषि उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई है भारत का। जिस प्रकार से भारत के अंदर कीटनाशक का उपयोग हो रहा है, उर्वरक मतलब कि खाद, रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है,
इससे क्या हुआ है कि 70 से 80 साल के अंदर देखा गया है कि विश्व के और देशों की अपेक्षा भारत का ग्रोथ जो है वो कई गुना ज्यादा हुआ है। लेकिन इस अत्यधिक रासायनिक गहन कृषि ने भूमि और उससे जुड़े संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अब क्या हुआ है कि ज्यादा मात्रा में रासायनिक चीजों का उपयोग करने से क्या हुआ कि जो गहन कृषि की भूमि थी उससे जुड़े संसाधनों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मतलब कि अब चीजें प्रदूषित हो रही है, भूमि की गुणवत्ता निम्न होती जा रही है, उसकी गुणवत्ता कम होती जा रही है, वो बंजर होता जा रहा है, उसके उत्पादक क्षमता में कमी हो रही है। तो ये कई सारे प्रभाव भी देखने को मिला है, मतलब अच्छाई के साथ साथ चीजें बुरी भी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है घ। अब घ पॉइंट क्या कहता है? प्राकृतिक वन उत्पाद। यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है उसमें से ज्यादातर चीजें आपका प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ है, रिसोर्सेज के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो जंगल से जुड़ा हुआ हो। जंगल भी तो जमीन से जुड़ा हुआ है जी। मतलब कि अगर जमीन नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो आप जंगल कहां बनाओगे, घर कहां बनाओगे, पशुओं कहां रखोगे, मनुष्य कहां रहेगा? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके जमीन से जुड़ा हुआ है, उनके मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो प्राकृतिक वन उत्पाद की अगर हम बात करें तो वन उत्पाद उपभोग और लाभदायक उपयोग के लिए वनों से प्राप्त सामग्री है। प्राकृतिक वन उत्पाद का मतलब ही होगा कि जो प्रकृति के द्वारा वनों से हमें प्रोडक्ट उत्पाद प्राप्त होता है उसे आप प्राकृतिक वन उत्पाद कहोगे। इसमें मुख्य रूप से लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, कागज के लिए लकड़ी, लुगदी, पशुओं के लिए चारा इत्यादि शामिल है। ये सारी वस्तुएं हमें प्राप्त कहां से होता है? ये सारी वस्तुएं हमें कहीं ना कहीं जंगलों से प्राप्त होता है। हमारे पास जो पेपर आता है उसके बनाने के लिए भी यहाँ पे वनों की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। लुगदी हो गया, पशुओं के लिए चारा हो गया, जलाने के लिए लकड़ी हो गया, गोंद वगैरह हो गया। ये सारी चीजें कहां से प्राप्त होती है? जंगलों से प्राप्त होती है। अन्य गैर लकड़ी उत्पाद भी है, बहुत सारे और भी कई प्रकार की लकड़ियां हैं जो जंगलों से प्राप्त होता है, जिसमें कि नट है, रेजिन है, गोंद है, औषधीय पौधे हैं, खाद फल है, तेल इत्यादि भी इसके अंदर शामिल है, जिन्हें सामूहिक रूप से गैर लकड़ी वन उत्पाद, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। अब देखिए इसमें दो प्रकार के आपको उत्पाद देखने को मिला। एक तो डायरेक्ट लकड़ी से बनने वाली चीजें, दूसरा है जिसको हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। नट है, रेजिन है, गोंद है, औषधीय पौधे हैं। इन एनटीएफपीएस को वन पारिस्थितिकी तंत्र पर अपेक्षाकृत कम नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। वनों के लिए ये कम मतलब नकारात्मक इसका आधार देखने को मिलता है। खाना पकाने, पशु आहार, उपचार के लिए दवाएं हो गया, घरेलू निर्वाह हो गया, आय सृजन के साथ साथ सांस्कृतिक परंपराएं सहित कई उद्देश्यों के लिए वन उत्पादों का दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अब यहां पे समझिए कि जो हमारे पास प्राकृतिक वन उत्पाद है, प्राकृतिक वन उत्पाद को समझिए। प्रकृति के द्वारा वनों से प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट या उत्पाद वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो डायरेक्टली आप अपने घरों में जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, कई प्रकार के औषधीय फल का उपयोग करते हैं, कई प्रकार के जंतुओं का भी उपयोग किया जाता है जो जंगलों में शिकार करके प्राप्त किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें, फर्नीचर हो गया, लकड़ियों से महंगे महंगे चीजों को बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ यहाँ पे नट, रेजिन, गोंद, औषधीय पौधे, बहुत तरह के अन्य प्रोडक्ट भी शामिल है जो इनके उपयोग में आता है। और कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट हमारे सांस्कृतिक परंपराओं सहित कई उद्देश्यों के लिए वन उत्पाद को दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के ऐसे सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो इन्हीं वनों के ऊपर आधारित है। बहुत सारे ऐसे जाति हैं, बहुत सारे ऐसे जाति आधारित लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं। जंगलों में रहने के बाद उनका कल्चर जो है वो उन्हीं जंगलों के ऊपर पूजा पाठ, पेड़ पौधे, कंद मूल, पशु पक्षी, फल फूल इत्यादियों पर निर्भर करता है। तो ये जो प्राकृतिक वन उत्पाद है ये कहीं ना कहीं मनुष्यों के जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के ऐसे उत्पाद की प्राप्ति होती है, कई प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है जो उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में उनका आधार, बेस, प्रिंसिपल का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है औषधीय पौधे। अभी हमने जब जंगल के
लकड़ियों के बारे में बात किया था, तो उसमें एक पॉइंट आया था हमारे पास, औषधीय पौधे। औषधीय पौधे वो पौधे जिनका उपयोग मनुष्य, पशु, पक्षी के उपचार के लिए किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। औषधीय पौधे मुख्य रूप से जंगलों से प्राप्त मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जिनका उपयोग प्रागैतिहासिक काल से मानव समुदाय द्वारा किया जाता है। ये जो औषधीय पौधे हैं, इनका उपयोग आज से नहीं, हजारों लाखों साल पहले से मनुष्य अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए करता आ रहा है। उष्णकटिबंधीय जंगलों में औषधीय वनस्पतियों की विशाल विविधता नए फार्मास्यूटिकल उत्पादों का एक अमूल्य स्रोत है। ध्यान से अब आपको समझना है, जब बात हम औषधीय पौधों की कर रहे हैं तो उष्णकटिबंधीय जंगलों में औषधीय वनस्पतियों का विशाल भंडार, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। दुनिया के लगभग पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 80% विकासशील देश प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इन पारंपरिक औषधि पौधों पर निर्भर हैं। अब देखिए कितना बड़ा आंकड़ा निकल के सामने आया है कि दुनिया का जितना भी देश है, जितने भी लोग हैं, उन सभी में से दुनिया का लगभग 80% विकासशील देश, जो अपने आप को विकासशील कर रहे हैं, जो अग्रसर है विकास के ऊपर, वो प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर को मतलब कि स्वस्थ रखने के लिए इन्हीं प्रकार के औषधीय पौधों पर निर्भर है। विकासशील देशों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए औषधीय पौधे विभिन्न छोटी और बड़ी बीमारियों को एकमात्र उपलब्ध के रूप में उपचार करते हैं। अब देखिए, हम विकासशील देशों में क्या है कि ग्रामीण एरिया अलग है, शहर का एरिया अलग है, शहरी लोग अलग हैं, और ये सब क्या करते हैं, अपने आप को उपचारित करने के लिए कई प्रकार के इसी अलग अलग औषधीय पेड़ों के ऊपर निर्भर रहते हैं और इनसे इनका उपचार होता भी है। इसके अलावा औषधीय पौधे की मांग लगातार बढ़ रही है। आज के समय की अगर हम बात करें, नाउअडेज, मतलब ये जो औषधीय पौधे हैं, इनका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एलोपैथिक दवाओं की तुलना में अधिक लोग उनके महत्व को समझ रहे हैं। आज के समय में जो अंग्रेजी दवाई कोई नहीं खाना पसंद करता है, एलोपैथिक दवाई नहीं खाना पसंद करता, ज्यादा से ज्यादा लोग जड़ी बूटी इत्यादियों का या फिर औषधीय प्लांट, औषधीय पेड़ पौधों का उपयोग करना चाहता है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इसके उपयोग से आपको किसी दूसरे प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में रासायनिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी सेहत को और दिन प्रतिदिन खराब करेगा। अगला पॉइंट कहता है, वनों ने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वन नॉर्मल है, वन का कोई फायदा नहीं है। वन एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, और अर्थव्यवस्था में ये इतना मतलब हेल्प करता है कि कई देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी वनों का अहम योगदान माना जाता है, और लाखों लोगों का जीवन यापन का साधन प्रदान करता है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं जिनका जीवन जो है इन्हीं वनों के ऊपर चल रहा है। वन बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में भी काम करता है। बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, फैक्ट्री है, बहुत सारी कंपनियां हैं, जिनके लिए जो वन हैं, जो छोटे हो, मध्यम हो या बड़े हो, उनके लिए कच्चे माल को वो उपलब्ध करवाता है। विश्व स्तर पर पूरी दुनिया के लिए लगभग 2 अरब लोग खाना पकाने और अपने घरों को गर्म करने के लिए ऊर्जा के रूप में, मुख्य स्रोत के रूप में, ईंधन के रूप में इन्हीं लकड़ियों और चारकोल का उपयोग करते हैं। पूरे विश्व की बात हो रही है, ध्यान से समझना है। विश्व स्तर पर पूरे ग्लोबल अगर देखा जाए तो लगभग 2 अरब लोग आज भी भोजन पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए इन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। घरों को गर्म करने के लिए ठंड के मौसम में हम भी आग जलाते हैं, हम भी लकड़ियों के अपना हाथ सेकते हैं। इन सब के लिए ये लोग इन्हीं लकड़ियों और चारकोल का उपयोग करते हैं। लाखों ग्रामीण परिवार आज के समय भी भोजन, ईंधन, औषधीय पौधे और निर्माण सामग्री जैसे वन उत्पादों को इकट्ठा करके बेचकर आय प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जो लोग व्यापार नहीं करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? लकड़ियों को बेचना, लकड़ियों को काटना, लकड़ियों से जंगलों से शहद निकाल के बेचना, जंगली जानवरों को बेचना, जंगली जानवरों को मारकर खाना, यही उनका मुख्य स्रोत है। कई लोग अपने भूमि क्षेत्रों से
लॉगिंग कंपनियों को लकड़ी बेचते हैं, एक फर्नीचर और हस्तशिल्प बनाते और बेचते हैं। अब क्या है कि फर्नीचर का भी मार्केट आपको पता है दुनिया में करोड़ों का होता है, अरबों का है, कई हजार करोड़ों का होता है। इन फर्नीचर का उपयोग किस चीज से होता है? इन्हीं लकड़ियों से तो होता है। अब ये लकड़ियां आते कहां से हैं? तो या तो वो छोटे वन से आते हैं, या मध्यम वन से आते हैं, या फिर वो बड़े वन से आते हैं। तो इन लकड़ियों को लाने के लिए कहीं ना कहीं पूरा विश्व इन्हीं जंगलों के ऊपर निर्भर रहता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि विश्व की जितनी भी आबादी है उसका लगभग 2 अरब लोग आज भी खाना पकाने के लिए, आग जलाने के लिए, अपने घर को गर्म करने के लिए कहीं ना कहीं इन्हीं जंगल के लकड़ियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। आज के समय में जो सबसे बड़ा उद्योग हो रहा है ब्राजील में, भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में, इन जैसे देशों में सबसे बड़ा जो उद्योग हो रहा है वो कहीं ना कहीं लकड़ी से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं जंगलों से जुड़ा हुआ है। तो इनके लिए ये जो रोजगार है, कमाई है, ये कौन देता है? तो यही जंगल तो देते हैं। चाहे वो ब्राजील हो, भारत हो, चीन हो, इंडोनेशिया हो, इन सभी देशों में रोजगार और कमाई का स्रोत जो है वो कहीं ना कहीं ये जंगल है। वन भी अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका में योगदान देते हैं। वनों के माध्यम से भी कमाई होने का स्रोत बनता है, क्योंकि वे मिट्टी के पोषक तत्व और फसलों और पशुओं के लिए चारा प्रदान करते हैं। पशु भी जो चारा खाता है, पशु के लिए जो पेड़ पौधे चाहिए, वो भी तो कहीं ना कहीं जंगल प्रदान करता है। वे फसलों के परागकण में भी मदद करते हैं, मिट्टी के कटाव को कम करते हैं, मिट्टी को बर्बाद होने से बचाता है, मिट्टी को धंसने से बचाता है, और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। जो डिजास्टर होता है या फिर भूकंप होता है या बाढ़ आता है, इससे भी ये मिट्टी को सुरक्षा प्रदान करता है। विश्व स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है, पूरी दुनिया में यह अनुमान लगाया है कि लगभग 1.5 से 2 बिलियन लोग अपनी आजीविका और आय के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1.5 से लेके 2 बिलियन लोग तक आज भी जो निर्भर है किस चीज के ऊपर है? नौकरी, मतलब कि उनका भोजन, पानी, पैसा, आय का स्रोत ही क्या है? जंगल है, फॉरेस्ट है, इसी के ऊपर वो निर्भर करते हैं। उनके आय का स्रोत मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जंगल को ही माना जाता है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1.5 बिलियन से 2 बिलियन लोग तक आज भी मौजूदा समय में अपने आय के लिए, आजीविका के लिए इन्हीं जंगलों पर वो निर्भर रहते हैं। अब हमारा अगला स्लाइड कहता है भूमि आच्छादन और भूमि उपयोग परिवर्तन। ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब मैं आपको शुरुआत वाले स्लाइड बता रहा था, जब मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, उस समय मैंने आपको ये पॉइंट्स के बारे में भी बताया था। भूमि आवरण पृथ्वी की सतह पर देखे गए जैव भौतिक आवरण को संदर्भित करता है। हम भूमि आच्छादन के बारे में पढ़ने वाले हैं और भूमि उपयोग परिवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला सेंटेंस कहता है भूमि आवरण। आवरण का मतलब होता है ढकने वाला, जो उसे चारों तरफ से कवर करके रखता है। पृथ्वी की सतह पर देखे गए जैव भौतिक आवरण को संदर्भित करता है, मतलब जैव भौतिकी से जो वो घिरा हुआ है इसको बताता है। चाहे वनस्पति से घिरा हुआ हो, चाहे पानी से घिरा हुआ हो, नंगी मिट्टी या शहरी बुनियादी ढांचा से घिरा हुआ हो, किसी भी चीज से घिरा हुआ हो, भूमि आच्छादन या तो क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा या उपग्रह या हवाई छवियों का विश्लेषण करके निर्धारित किया जा सकता है। आप देखिए, कोई भी जो पृथ्वी का वह टुकड़ा किस चीज से घिरा हुआ है, तो यहां पे बताया गया है वो वनस्पति या मतलब पेड़ पौधे से घिरा हुआ हो सकता है, पानी से घिरा हो सकता है, मिट्टी से घिरा हुआ हो सकता है, शहरी बुनियादी ढांचा से घिरा हुआ सकता है। तो इसका जस्टिफाई और इसको बताने के लिए क्या होता है, या तो सैटेलाइट के माध्यम से पता चलता है, या सर्वेक्षण के माध्यम से पता चलता है, या फिर हवाई जहाज वगैरह से ऊपर जाके इन चीजों को चेक किया जाता है, फोटो वगैरह लिया जाता है। अब देखिए, इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम IGBP ने लैंड कवर को, मतलब जमीन के कवर को 17 वर्गों में भी अलग अलग भागों में बांटा है। 17 अलग अलग प्रकार से इनको विभाजित किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन आते हैं, वुडलैंड्स आते हैं, झाड़ियां आती है, घास के मैदान आते हैं, आर्द्र भूमि आता है, रेगिस्तान तक इसी में शामिल होता है। पूरे विश्व लेवल की अगर बात करें, वैश्विक भूमि के क्षेत्रफल की बात करें, तो 13.2 बिलियन हेक्टेयर है।
पूरे वैश्विक भूमि, अगर पूरे दुनिया के जमीन की बात करें तो 13.2 मतलब कि 13.2 बिलियन हेक्टेयर है। इसमें से 12% मतलब 1.6 बिलियन हेक्टेयर खेती के अधीन है। समझिए बात को, पूरी दुनिया में 13.2 बिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 12% जो है 13.2 का मतलब 1.6 बिलियन हेक्टेयर ये खेती के रूप के लिए है। 28% मतलब 3.7 बिलियन हेक्टेयर जंगल के अंतर्गत है, मतलब इतने में जंगल है। और 35% मतलब 4.6 बिलियन हेक्टेयर में चारागाह है, घास के मैदान है, और वुडलैंड पारिस्थितिकी तंत्र भी इसी के अंदर शामिल है। तो ये मुख्य रूप से आपको समझाना क्या है इस पॉइंट के अंदर, आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऊपर लिखा हुआ है जैव भौतिक, मतलब कि जैव भौतिक से घिरा हुआ जो आवरण है इसे आप पता कैसे करोगे? तो या तो आप सर्वे वगैरह करवाओगे, सर्वेक्षण करवाओगे, सर्वेक्षण के माध्यम से आपको पता चलेगा। दूसरा कि उपग्रह से पता चलेगा, सैटेलाइट से पता चलेगा। तीसरा आपको हवाई छवि से पता चलेगा, हेलीकॉप्टर वगैरह से आप उसका सर्वेक्षण करो। इसके अलावा ये जो हमारा इंटरनेशनल जियोस्फीयर और बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसको 17 वर्गों में अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, जिसमें वन, वुडलैंड, झाड़ी, घास के मैदान, आर्द्र भूमि, रेगिस्तान सबको शामिल किया गया है। और वैश्विक भूमि की बात करें, ग्लोबल भूमि की बात करें तो 13.2 बिलियन हेक्टेयर है, और 12% इसमें मतलब कि 1.6 बिलियन हेक्टेयर खेती के अधीन है। 28% इसका मतलब 3.7 बिलियन हेक्टेयर जंगल के अंतर्गत, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट है। 35% मतलब 4.6 बिलियन चारागाह है, मवेशियों के लिए जंगल वगैरह कह सकते हो, और इसी में वुडलैंड परिस्थिति तंत्र भी शामिल किया गया है। दूसरी ओर भूमि उपयोग भूमि आच्छादन से भिन्न है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भूमि उपयोग क्या होता है और भूमि आच्छादन क्या होता है। तो ये याद रखिएगा कि भूमि उपयोग जो है वो भूमि आच्छादन से भिन्न है, मतलब अलग है। दोनों को आप अलग अलग तरह से समझेंगे। भूमि उपयोग का तात्पर्य अर्थात भूमि के उपयोग को डेफिनेशन अगर दिया जाए तो उस उद्देश्य से है जो भूमि प्रदान करती है, जो जमीन हमें प्रदान करती है उसी के उद्देश्य को हम भूमि उपयोग कहते हैं। उदाहरण के लिए मनोरंजन के लिए, वन्य जीव के आवास के लिए, कृषि के लिए जो उपयोग होता है उसे हम भूमि उपयोग कहते हैं। एक उदाहरण के साथ इसे समझाने के लिए, घास का मैदान एक शब्द है। जो मैदानी क्षेत्र होता है, जो घास का मैदान है, वो एक शब्द है जिसका उपयोग भूमि आच्छादन के लिए किया जाता है, जबकि कृषि भूमि हॉर्स रेंच या टेनिस कोर्ट घास के मैदान के भूमि उपयोग को संदर्भित करता है। मतलब ध्यान से समझिएगा, यहां पे बड़ा आसान शब्दों में समझाया गया है। भूमि उपयोग जो नंबर 1 पे है, भूमि आच्छादन जो नंबर 2 पे है। कि भूमि आच्छादन क्या है, तो देखिए एक बताया गया कि इसको समझाने के लिए एक घास का मैदान जो है वो शब्द है जो भूमि आच्छादन के लिए किया जाता है, लेकिन जब उसी घास के मैदान को क्रिकेट ग्राउंड, टेनिस कोर्ट या हॉर्स रेसिंग या किसी अन्य काम के लिए उपयोग किया जाए तो उस भूमि को हम उस भूमि के उपयोग के रूप में समझेंगे। अब हम बात करते हैं अगले स्लाइड के बारे में। अगला स्लाइड हमारा कहता है भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव हैं। मतलब भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव आपको क्या क्या देखने को मिलता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार चीजों का उपयोग अलग अलग तरीके से अच्छे और बुरे कार्यों के लिए भी होता है। कभी कभी इन चीजों का दोहन भी होता है, नाजायज फिजूल खर्च भी होता है। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। भूमि का गलत उपयोग करने के कारण ही आज के समय में जो जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तपन है, वैश्विक उष्णन है, जो पूरी दुनिया में दिन प्रतिदिन टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं भूमि परिवर्तन का जो भूमि उपयोग का जो परिवर्तन है इसी कारण से हो रहा है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जैव विविधता हानि। जैव विविधता में भी हानि कहीं ना कहीं भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण ही पर्यावरण पर होने वाले प्रमुख प्रभाव के रूप में जाना जाएगा। नंबर 3 पे कहता है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। आज के समय में जो प्रदूषण है ये बहुत बड़ा समस्या बनता जा रहा है, चाहे वो एयर का पॉल्यूशन हो, या वो वाटर का पॉल्यूशन हो, या वो सॉइल का पॉल्यूशन हो, ये सभी पॉल्यूशन जो है।
तो ये कहीं ना कहीं आज के समय में एक जैव विविधता के लिए, मनुष्यों के लिए, अन्य प्रकार की प्रजातियों के लिए एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव के रूप में उभर के सामने आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है बड़े पैमाने पर वनों की कटाई। आज के समय में हर देश अपने आप को विकासशील, विकसित करना चाहता है और इस चक्कर में ज्यादा से ज्यादा वनों की कटाई हो रही है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, ज्यादा से ज्यादा मॉल बनाए जा रहे हैं। तो इस चक्कर में अधिक मात्रा में वनों की कटाई के कारण भी आप देख रहे होंगे पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। भूमि क्षरण इसी कारण से हो रहा है, मरुस्थलीकरण इसी कारण से हो रहा है। जब किसी जमीन पे या किसी मिट्टी पे लगातार कई वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, मरुस्थल में बदल जाएगा, रेगिस्तान में बदल जाएगा। अवशिष्ट एकत्रीकरण भी इसका प्रमुख उदाहरण आप ले सकते हैं। इन सभी चिंताओं ने मानव के स्वास्थ्य के, कल्याण के, आजीविका को बहुत प्रभावित किया है। आज के समय में ये जितने भी फैक्टर हैं कहीं ना कहीं इंसान को बीमार कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके आजीविका को छीन रहा है, ये इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। ये सारे फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। अब हम अगले स्लाइड में भूमि क्षरण के बारे में बात करना है कि भूमि क्षरण क्या होता है। देखिए, भूमि क्षरण को मनुष्यों द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण भूमि की उत्पादक क्षमता में गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब इंसानों के द्वारा मिट्टी को, जमीन को अत्यधिक मतलब कि गलत तरीकों से उपयोग किया जाता हो, मनुष्यों द्वारा उसका अधिक दोहन किया जाता हो, उसके परिणाम क्या होते हैं, उसके परिणाम भूमि क्षरण होता है। जब भूमि की उत्पादक क्षमता में गिरावट आ जाता है, जब उसमें किसी भी प्रकार के फसल को नहीं उगाया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं, भूमि क्षरण कहते हैं। भूमि क्षरण मृदा रसायन, मृदा जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। जो जमीन के अंदर ह्यूमस है या फिर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की क्षमता है, ये भी कहीं ना कहीं से मतलब कि भूमि क्षरण के कारण ये भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। और प्रभावित क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक वानस्पतिक प्रक्रियाओं और पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देता है। मतलब कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं और पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देता है। भूमि क्षरण ने दुनिया की पारिस्थितिकी तंत्र को अत्यधिक दबाव में डाल दिया। आज के समय में, आज भारत में ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भूमि क्षरण हो रहा है, भूमि की उत्पादकता घटती जा रही है, तो इससे पूरी दुनिया परेशान है। ये ग्लोबली एक प्रकार का प्रेशर बना रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि महत्वपूर्ण संसाधन, सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता तेजी से कम हो रही है। पहले जिस जमीन के ऊपर अच्छा उपज होता था, अब वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। अब क्रमित भूमि ने मानव जाति के लिए वस्तुओं, जिसमें कि भोजन, लकड़ी, फाइबर, ईंधन आदि की आपूर्ति की क्षमता को कम कर दिया है। पहले ये सारी चीजें जंगलों से अधिक प्राप्त होता था। क्या, भोजन की बात कर लें, लकड़ी की बात कर लें, फाइबर की बात कर ले, ईंधन की बात कर ले, ये सभी प्राप्त होता था। लेकिन अब के समय में इनकी जो प्रोडक्टिविटी की क्षमता है, जो उत्पादकता की क्षमता है, वो कम हो गया है, कम कर दिया है, क्योंकि ये मृदा क्षरण का एक उदाहरण हो सकता है। अब हम बात करेंगे भूमि क्षरण के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण भूमि क्षरण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, या फिर आप ये कहिए कि कौन कौन से ऐसे रीजन है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके कारण आज के समय में भारत ही नहीं पूरी दुनिया भूमि क्षरण का शिकार हो रहा है। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पे हम बात करेंगे वनों की कटाई। अधिक मात्रा में वनों की कटाई के कारण भूमि क्षरण हो रहा है। तो सबसे नंबर 1 पे तो आप ऑप्शन रखिए कि भूमि की जो क्षरण हो रही है वो वनों की कटाई के कारण, अधिक से अधिक मात्रा में जंगलों के कटने के कारण हो रहा है। दूसरे नंबर पे है मिट्टी का क्षरण। मिट्टी का क्षरण होने से भी भूमि क्षरण हो रहा है, जैसे कि अपरदन कहिए, बाढ़ में कट के धंसना कहिए, मिट्टी को नदी में मिल जाना कहिए, क्योंकि वो मिट्टी तो काम का नहीं हो पाता ना, वो समुद्र तल में चला जाता है। तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे आप बात कर लीजिए अप्रत्याशित मौसम पैटर्न या जलवायु परिस्थितियां। पहले क्या होता था कि जलवायु बैलेंस था, जब तक ओजोन परत सही था तब तक हमारे जलवायु भी सही थे। लेकिन जैसे जैसे ओजोन परत अपघटित हो रहा है, क्षय में जा रहा है, हमारे यहाँ का जलवायु पैटर्न जो है वो बदल रहा है। समय पे बारिश नहीं होना, कम समय के लिए ठंड का आना, अधिक समय के लिए गर्मी का आना, अधिक तापमान गर्मी का होना, ये सारे पॉइंट गौ में आ जाएंगे।
अब हम घाव की बात कर ले, सूखा और बाढ़, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा भूमि क्षरण का। कभी कभी लंबे समय तक बारिश ना होने के कारण सूखा हो जाता है, कभी कभी इतना बारिश हो जाता है कि बाढ़ जैसे मौसम हो जाते हैं। दोनों बैलेंस नहीं है, दोनों संतुलित नहीं है, जिस कारण से भूमि क्षरण हो रहा है। आधुनिक कृषि पद्धतियां, आज के समय में लोग अधिक से अधिक रसायनों का उपयोग अपने खेतों में कर रहे हैं, अधिक से अधिक पानियों का उपयोग कर रहे हैं, अधिक से अधिक मिट्टी के गुणवत्ता को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आधुनिक कृषि पद्धतियां भी कहीं ना कहीं भूमि क्षरण के प्रमुख कारण में आता है। और मृदा प्रदूषण सबसे VVI पॉइंट रहेगा, मृदा प्रदूषण, क्योंकि जिस प्रकार से अभी के समय में मिट्टी को, जमीन को प्रदूषित किया जा रहा है, उसमें अलग अलग तरह के केमिकल को मिला के, अलग अलग तरह के खाद उर्वरक को मिला के, तो ये भी एक प्रमुख कारण होगा भूमि क्षरण का। बढ़ता शहरीकरण, आज के समय में जंगलों को काट करके शहरों को बढ़ाया जा रहा है, अधिक से अधिक वनों को साफ किया जा रहा है। तो ये सब प्रमुख फैक्टर होंगे, प्रमुख कारण होंगे, जो कहीं ना कहीं भूमि क्षरण के रूप में जाने जाते हैं, मतलब भूमि क्षरण के मुख्य कारक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। निम्नीकरण कहने का मतलब है भूमि के गुणवत्ता का खराब होना, जिससे शीघ्रता से निपटने की आवश्यकता है। यदि इसी प्रकार से भूमि निम्नीकरण होता रहा तो बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, और इससे शीघ्रता से निपटने की आवश्यकता है। न केवल प्रभावित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बहाल करने के लिए, बल्कि मानव समाज में आर्थिक विकास और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है। भूमि बहुत जरूरी है। मैं शुरुआत से आपको बताता आ रहा हूं कि जमीन, मिट्टी के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम मानव के अलावा क्या, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब पूरा प्रकृति अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस कारण से भूमि का निम्नीकरण जो है वो बहुत बड़ा चुनौती है। इसे बहुत जल्दी सही करने की जरूरत है, नहीं तो पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता बहाल करने के लिए और मानव समाज में आर्थिक विकास करने के लिए, सामाजिक संरचना बनाए रखने के लिए बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। यदि यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया, भूमि का निम्नीकरण हो गया, तो सारा समस्या ऐसे उत्पन्न हो जाएगा जैसे हम आज से 1000 साल पहले चले गए। तरह तरह की बीमारियां आ जाएगी हमारे समाज में, मतलब अनबैलेंस हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, ओजोन परत के बहुत सारे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे मृदा अपरदन के लिए कि मृदा अपरदन क्या होता है। ये भी टॉपिक था हमारे मतलब कि जब हम चैप्टर को बता रहे थे तो इसके अंदर ये भी कीवर्ड था कि हमें ये भी पढ़ना है। तो देख लीजिए, हवा हो जाए, पानी हो जाए, यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण जैसे प्राकृतिक भौतिक कारण के कारण मिट्टी का ऊपरी परत का नुकसान या हटना मिट्टी का कटाव है। कई कारण ऐसे हैं। हवा के कारण मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरे जगह तक चली जाती है, पानी के कारण मिट्टी कट के एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है। कई बार ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाना आम बात है। क्योंकि मिट्टी का सबसे ऊपरी परत सबसे उपजाऊ परत होता है। मिट्टी का सबसे, जिसमें ह्यूमस होती है, ह्यूमस वाली मिट्टी सबसे उपजाऊ होता है। तो कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों से भरपूर होता है ये मिट्टी, जो मिट्टी का ऊपरी परत है। और कटाव से जब मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी वनस्पतियों का समर्थन करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि सबसे ऊपरी परत पे ही ह्यूमस होता है, वो सबसे उपजाऊ होता है। लेकिन जब इन कारणों से ये चीजें वहां से मिट्टी कट जाती है तो वो वहां के वनस्पति को सही तरीके से उगा नहीं पाता। मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। जब मिट्टी के निर्माण की बात आए तो देखिए, 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में 200 से 300 साल लग जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल के निर्माण में 200 टू 300 ईयर्स तक का समय लगता है। तो मिट्टी कितना धीमी गति से बनता है, आप इसे समझ सकते हो। और जब मिट्टी हवा, पानी और यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खराब हो जाता है या कट जाता है, तो वहां के वनस्पतियों को मतलब ग्रो होने में, फलने फूलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लगातार मिट्टी के कटाव को प्राकृतिक रूप से बहाल होने में वर्षों लग जाते हैं। आप समझ ही सकते हो, जब 1 सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में 200 से 300 साल लग जाते हैं, और जब बड़ी मात्रा में कोई मिट्टी ऊपरी परत से कटकर हट जाए तो आप समझ सकते हो ना, इसे बहाल होने में कई वर्षों का समय लग जाता है। जब मिट्टी का कटाव तीव्र हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी कटने लगता है, तो मिट्टी की प्राकृतिक रूपरेखा भी
नष्ट हो जाती है, वहां का नेचुरल जो भी फंक्शन है वो सभी खत्म हो जाते हैं और कभी कभी अपनी मूल क्षमता प्राप्त नहीं कर पाता, मतलब वो प्रोडक्शन नहीं दे पाता, वनस्पतियों का समर्थन नहीं कर पाता। व्यापक खेती, अत्यधिक चराई और वनों की कटाई, हवा और पानी के कटाव के लिए कीमती ऊपरी मिट्टी का उजागर होता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यापक खेती के कारण भी, अत्यधिक माल मवेशियों के चरने के कारण, वनों को अधिक मात्रा में काटने के कारण, हवा के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, पानी के कारण यह मिट्टी का क्षरण और मिट्टी का कटाव हो जाता है, जिससे वो अपना मूल गुणवत्ता, मूल प्रकृति खो देता है और वनस्पतियों का समर्थन करना छोड़ देता है। बात करेंगे अगली स्लाइड के बारे में। अगला स्लाइड हमारा कहता है मिट्टी के कटाव के विभिन्न प्राकृतिक और मानव जनित, मतलब कि मिट्टी जो कट रहा है, मिट्टी जो क्षरित हो रहा है, मिट्टी जो क्षय हो रहा है, मिट्टी का जो ह्रास हो रहा है, इसमें जो प्राकृतिक कारण है, जो नेचुरल कारण है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे और जो इंसानों के द्वारा उत्पन्न किए गए कारण है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए कारण है उन्हें हम मानव जनित कारण कहेंगे। अब हम इन्हीं मुद्दों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, सतह का ढाल, मतलब सतह मतलब समझते हैं ना, सरफेस होता है, जो सतहों का जो ढाल होता है, उतार का हो या चढ़ाव का हो। तो देखिए पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी का कटाव अधिक होता है, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ी जो खेती होता है ना वो समतल नहीं होता है, उसमें ऊपर नीचे सीढ़ीदार उभर खाबर जैसी सतहों के कारण ही फसल को उगाने में भी कठिनाई होता है और वहां से मिट्टी का कटाव भी ज्यादा होता है। मतलब मिट्टी का कटाव जो है वो मुख्य रूप से पहाड़ी ढलानों पर सबसे ज्यादा होता है, जो प्राकृतिक वनस्पति को हटाने के साथ बढ़ता जाता है। अब प्राकृतिक वनस्पति कहने का मतलब है जो भी पेड़ पौधे आप पहाड़ों पर लगाते हो, चाहे कितने भी प्रकार के हो वनस्पति, वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो मानव के द्वारा लगाया गया हो या प्रकृति के द्वारा हो, यदि उनको उस सरफेस से हटाते हो तो वहां पे मिट्टी का कटाव जो है, मिट्टी का बर्बादी होना या मिट्टी का ट्रांसफर होना वहां पे शुरू हो जाता है। और ये अक्सर ज्यादा किस चीज के कारण होता है, प्राकृतिक वनस्पति को हटाने के कारण। जब आप पहाड़ों से पेड़ों को काटते हो तो वहां की मिट्टी ढीली पड़ जाती है और मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है। अब हम पॉइंट 2 की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है मिट्टी की मात्रा। अब मिट्टी की मात्रा का क्या मतलब है, उच्च मिट्टी की मात्रा वाली मिट्टी की तुलना में रेत की उच्च सामग्री वाली मिट्टी के कटाव की संभावना अधिक होती है। ध्यान से समझिएगा, मिट्टी की मात्रा यहां भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उच्च मिट्टी की मात्रा, जहां पे मिट्टी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और कई बार आपने देखा होगा कि रेत जो होता है वो बहुत ढीला होता है, वो धूल में बारिश में ज्यादा बहने की संभावना होती है, तो इसकी संभावना जो है वो अधिक होती है। यहीं पे अगर हम तीसरे पॉइंट की बात कर ले तो मौसम और जलवायु परिस्थितियां, कई बार ऐसा होता है कि जलवायु के कारण, मौसम के कारण भी मिट्टी का कटाव होता है। अधिक बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, हवा बहने के कारण भी मिट्टियां एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है। उच्च तीव्रता वाली वर्षा, मतलब मैंने आपको कहा था कि बाढ़ का आप ले लीजिए या फिर बारिश का ले लीजिए, अगर बहुत ज्यादा तीव्र गति से बारिश हो रहा है या फिर बाढ़ आ गया या फिर सूखी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तो ये प्राकृतिक कारक जो है ये तो प्रकृति के द्वारा होता है ना। बारिश होना इंसानों के हाथ में तो है नहीं, बाढ़ लाना इंसानों के हाथ में तो है नहीं, सूखे जैसी परिस्थिति, ये सब प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। तो ये क्या करते हैं, इन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, मिट्टी के कटाव को ये बढ़ा देते हैं। क्या क्या चीजें बढ़ा देती है, वर्षा बढ़ा देता है, बाढ़ बढ़ा देता है, सूखे के कारण बढ़ जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख खतरों के साथ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार हो रही है। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस प्रकार से विश्व उष्णन बढ़ रहा है, तापन बढ़ रहा है, तो ये चीजें अक्सर होती है कि बहुत ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगा, कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा देखने को मिलेगा, कहीं ज्यादा बहुत बाढ़ देखने को मिलेगा। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में मिट्टी का क्षरण हो रहा है, मिट्टी बर्बाद हो रही है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, चौथा पॉइंट, वनों की कटाई। अब वनों की कटाई भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, क्योंकि भूमि क्षरण में या भूमि के बर्बाद होने में या मिट्टी के बर्बाद होने में वनों की कटाई जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
वनों की कटाई से पेड़ों की जड़ों में कमी आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बातें हैं, जो पेड़ की जड़ें होती है जिनको मिट्टी पे लगाया जाता है, ये कहीं ना कहीं भूमि को, जमीन को, मिट्टी को बांध के रखता है ताकि वो जल्दी से ट्रांसफर ना हो, उसका क्षरण ना हो, जिनसे मिट्टी के एक साथ रखने का एक प्रमुख कार्य किया जाता है। ये जड़ें क्या करती है, जो पेड़ की जड़ें होती है, ये मिट्टी को बांध के रखने में सक्षम होती है, ये मिट्टी को बर्बाद होने नहीं देता। अब देखिए, गढ़ के अभाव में मिट्टी के कटाव का खतरा रहता है। गढ़ कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे गढ़ने कहने का मतलब है ये जो पेड़ की जड़ें होती है, ये मिट्टी को गढ़ के अर्थात पकड़ के मतलब कि बहुत जोर से एक दूसरे के साथ संयोग के रखती है। और यहाँ पे अगर पेड़ों की कटाई अधिक होती है तो जड़ों की कमी हो जाती है, और जब जड़ की कमी हो गई तो ये गढ़ जो है इसका अभाव होने लगता है और मिट्टी इससे क्षरित होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, पांचवा पॉइंट, व्यापक कृषि और खेती। ये भी VVI रहेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भूमि के बर्बाद होने में या भूमि का निम्नीकरण होने में। आधुनिक समय में, आज के समय में रासायनिक गहन खेती पद्धतियां मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ के स्तर और मिट्टी की जैव विविधता को कम करती है। आज जिस प्रकार से लोग आधुनिक खेती को करने के चक्कर में अधिक से अधिक खेतों को गहराई तक जोतने का काम करते हैं, उसमें रासायनिक खादों को मिलाते हैं, उर्वरक को मिलाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिट्टी के गुणवत्ता को कम करता है, मिट्टी में पानी की मात्रा को भी कम करता है, उसके ह्यूमस को कम करता है, उसके नमी को कम करता है, जिससे मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी बर्बाद होती है। अत्यधिक सिंचाई भी अपरदन का एक प्रमुख कारण है। अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी से सिंचाई करते हो अधिकतर समय में, तो इससे भी जो मिट्टी की गुणवत्ता है इसका निम्नीकरण होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 6, अतिचारण। अब अतिचारण क्या है, मवेशियों को खिलाने के लिए अतिचारण, चारण का मतलब आपको पता है, ऐसी जगह, ऐसे जंगल, ऐसे घास के मैदान जहां पे मवेशियों को भोजन के लिए लेके जाया जाता है, उसे हम चारण कहते हैं। अतिचारण को समझ लेते हैं, चाहे वो मवेशी हो जाए या फिर लोग बहुत प्रकार से जंतुओं का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे मवेशियों को खिलाने के लिए, लोगों को मांस की मात्रा को पूरा करने के लिए, क्योंकि मांसाहारी जीव जंतु भी बहुत सारे हैं, डेयरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, चराई के लिए वनस्पतियों के बड़े क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। चराई के लिए, चराई कहने का मतलब है जब जीव जंतु को भोजन की मतलब जो जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए एक बड़े से मैदान में उनको छोड़ दिया जाता है, जहां पे वो अपने भूख को मिटाते हैं। और अधिक मात्रा में यदि आप पशुओं को इन जगहों पे छोड़ोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा वनस्पतियों का नाश करेंगे, तो इसे हम अतिचारण कहते हैं। अतिचारण से मिट्टी का क्षरण होता है, क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मिट्टी को गढ़ने का काम कौन करेगा, क्योंकि पेड़ पौधे के जो जड़ होता है वो मिट्टी को बांध के रखता है। तो अतिचारण भी एक प्रमुख प्रक्रिया होगा जो कहीं ना कहीं भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगला स्लाइड हमारा कहता है मृदा संरक्षण आज बहुत महत्व प्राप्त कर चुका है। देखिए, मृदा संरक्षण जो है, मिट्टी का बचाव जो है, मिट्टी को संयोजे रखने की जो बात है, वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए सुझाए गए उपचारात्मक उपायों में शामिल क्या क्या है उसको जान लेते हैं। मृदा अपरदन को यदि रोकना है, इसको सही करना है, मिट्टी के कटाव को रोकना है, मिट्टी को क्षरण होने से बचाना है, मिट्टी को क्षय होने से बचाना है, तो क्या क्या करना होगा ये जानना जरूरी है। खेती में कटाव नियंत्रण करना जरूरी है। खेती आपको ऐसे करना है जिससे मिट्टी ज्यादा ना कट सके। प्रौद्योगिकियां जैसे बिना जुताई या कम जुताई फसल, रोटेशन, मल्च कवर का उपयोग पानी से मिट्टी के क्षरण को बहुत कम कर सकता है। यदि आप खेती में कटाव नियंत्रण करते हैं, कम जुताई करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ही गहरे तरीके से खेतों को जोतते हैं और बहुत से नीचे से मिट्टी को ऊपर ले आते हैं। फसल रोटेशन करना जरूरी है, फसलों को बार बार बदल के उगाना जरूरी है। मल्च कवर मतलब आप मेड़ वेर बना के, और उसके अंदर मल्च कवर कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे जैविक खादों का उपयोग करके आप इन चीजों को रोक सकते हैं, आप इसको बहुत अधिक मात्रा में कम कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्सों के बारे में। सबसे पहले नंबर पे है सीढ़ीदार खेती, कंटूर खेती को अपनाना, और पवन रोधक मतलब हवा को रोकना जरूरी है, क्योंकि वो मिट्टी को कई बार बढ़ा देते हैं।
जीवित बाढ़, रेत की बाढ़ आदि जैसी संरचनाओं को स्थापना से उन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव कम हो सकता है। कई बार आपने खेतों में देखा है कि क्या होता है, और बहुत ज्यादा तेज अगर पवन बहती है, हवा बहती है, तो उससे मिट्टी उड़ने लगता है, अधिक मात्रा में पानी की सिंचाई से मिट्टी बहने लगती है। कई बार सीढ़ीदार खेती के जगह पे भी अगर पेड़ों की कटाई हो जाए तो वहां से मिट्टी का कटाव होने लगता है। तो यदि हम इन चीजों का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। वहीं पे दूसरे नंबर पे हमारे पास खौ पॉइंट है, उन क्षेत्रों में वनों की कटाई जहां बड़े पैमाने पर वनस्पतियों को हटा दिया गया है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटा गया है, वनस्पतियों को काटा गया है। वहां पे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी है, वापस पेड़ लगाना जरूरी है, क्योंकि पेड़ मिट्टी को प्राकृतिक बाध्यकरण एजेंट है। ये कहीं ना कहीं पेड़ जो है, मिट्टी, पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखने, संयोए रखने में काफी मददगार साबित होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मरुस्थलीकरण। अब मरुस्थलीकरण को भी समझ लेते हैं कि मरुस्थलीकरण होता क्या है। हालांकि हमने इससे पहले वाले कई सारे चैप्टरों में पढ़ रखा है कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या था, इकोसिस्टम क्या था, यहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से ये मरुस्थल में बदल जाते हैं। अब मुख्य रूप से यहाँ पे हम मरुस्थलीकरण को भी समझ लेते हैं एक बार फिर से। मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण का एक चरम मामला है। मतलब मरुस्थलीकरण हम उस पॉइंट को कह सकते हैं जब भूमि क्षरण जो है वो अपने टॉप लेवल पे होता है, चरम पे होता है, जिसमें अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है वो तेजी से शुष्क हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल सूख जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल निकायों, वनस्पतियों और वन्य जीवन का यहाँ पे नुकसान हो जाता है। यहाँ पे जल कम हो जाता है, जब जल कम होगा तो वनस्पति ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और जब वनस्पति नहीं होंगे तो वन में रहने वाले जीवन भी वहां पे संभव नहीं हो सकता है। यह विभिन्न प्रकार के कारकों के कारण होता है। कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण एक जगह मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जिसमें मानव जनित गतिविधियों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन दोनों शामिल है। अगर कोई जगह मरुस्थल में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें मानव के द्वारा किए गए कार्यों को भी शामिल किया जाता है और प्रकृति के जलवायु का भी इसमें हाथ होता है। मरुस्थलीकरण सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। ये आज के समय में सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे, ग्लोबल तरीकों से भी मरुस्थल जो है एक बहुत बड़ा समस्या है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। यूनेस्को के अनुसार यह जो एक इंटरनेशनल ग्रुप है, इसके अनुसार शुष्क भूमि के रूप में वर्गीकृत पृथ्वी का 1/3 भूमि की सतह मरुस्थलीकरण के खतरे का सामना कर रही है। मतलब आज पृथ्वी का 1/3 भाग कहीं ना कहीं शुष्क होता जा रहा है, अर्ध शुष्क से वो शुष्क गतिविधियों के तरफ बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे इसका जो चरम पॉइंट हो जाएगा, जो चरम मामला हो जाएगा, तब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मरुस्थलीकरण के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये मरुस्थलीकरण के बारे में था। यह अंततः उन लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा जो इन क्षेत्रों में रह रहे हैं। अब जब कोई क्षेत्र मरुस्थल में बदलता जाएगा तो इससे क्या होगा, वहां पे रहने वाले लाखों लोगों को अब इससे उनका जीवन प्रभावित होगा, चाहे वो भोजन के लिए हो, आवास के लिए हो, जीविका के लिए हो, या अन्य प्रकार से हो। इन शुष्क क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं पर निर्भर करता है। मरुस्थलीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक बेहतर रहने की स्थिति की तलाश में शहर जैसे संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों की ओर लोगों का प्रवास होता है। अब ध्यान समझिए, ऐसे लोग जो जिस जगह पे रहते हों और धीरे धीरे वो अर्ध शुष्क क्षेत्र से शुष्क क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया और इसका चरम जो है वो मरुस्थलीकरण हो जाता है, तो ऐसे जगहों पे रहने वाले लोग उस जगह को छोड़ के शहरों की चौकाचौंध की तरफ जाएंगे, तभी तो उनका जीवन चलेगा। तो ये एक प्रवास जो है ये एक सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। हालांकि शहरों में बड़े पैमाने पर प्रवासन से न केवल खेती की जा सकने वाली भूमि का आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि
शहरों में संसाधनों की कमी और प्रदूषण पर अतिरिक्त बोझ पड़ता जा रहा है। आज जो शहर है वो प्रदूषित होता जा रहा है। आज के शहरों में आपको प्रदूषण चरम सीमा पे देखने को मिलेगा। संसाधन का अधिक दोहन हो रहा है, पानी, हवा, गैस सब बर्बाद हो रहा है। साथ ही साथ लोगों का अधिक शहरों की तरफ पलायन करना आसपास की खेती करने वाले जमीन को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहां पे फ्लैट, बंगला, मॉल इत्यादियों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दा कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण से जुड़े हुए थे। अगला स्लाइड हमारा कहता है वनों की कटाई, अतिचारण, आधुनिक कृषि पद्धतियां और बढ़ते शहरीकरण। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो अभी के समय में कहीं ना कहीं जमीन का, भूमि का, लैंड का निम्नीकरण का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जिस प्रकार से वनों की कटाई हो रही है, जिस प्रकार से लोग धड़ल्ले से शहरीकरण के चलते, फर्नीचर के चलते, अपने व्यापार के चलते, अपने सुख सुविधाओं को पूरा करने के कारण क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। अधिक से अधिक मात्रा में लोग क्या कर रहे हैं कि जंगलों को काटकर खेत बना रहे हैं। साथ ही साथ अतिचारण, ज्यादा मवेशियों को पालना और उसके चारे के लिए खेतों का नुकसान करना भी एक प्रमुख कारण है। आधुनिक कृषि, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के समय में लोग क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए नए इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ज्यादा उर्वरक, रासायनिक खाद का उपयोग करके अधिक से अधिक फसलों को उगाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं भूमि का निम्नीकरण करता है, उसका क्षरण करता है। शहरीकरण बढ़ ही रहा है, ज्यादातर लोग गांव से निकलकर शहरों में बसना चाहते हैं। संसाधनों का कुप्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा। जिस प्रकार से रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, भूजल का दोहन, जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसका लोग अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं, अधिक से अधिक उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्रों के विनाश के कारण भूमि धीरे धीरे अब खराब होने से मरुस्थलीकरण शुरू होता है। अब देखिए, जब जमीन सही तरीके से कार्य नहीं करेगा, जमीन के लिए आप सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे, तो आगे चल के ये क्या हो जाएगा, मरुस्थल में बदल जाएगा, रेत में बदल जाएगा। जब ऐसी निम्नीकृत भूमि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का सामना करती है, जैसे कि सूखा हो गया, अनिश्चित मौसम हो गया, लगातार अवधि के लिए वर्षा की कमी, तो इसके परिणाम स्वरूप भूमि अपनी उत्पादकता को काफी हद तक खो देती है। जब हम देखते हैं कि हमारा अब जो जलवायु है वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस कहने का क्या मतलब है, आप देखते होंगे कि कभी बहुत लंबे समय तक बारिश होती है और कभी कभी लंबे समय तक बारिश का नहीं होना, तो ये अनबैलेंसिंग को दिखाता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पर्यावरण में ओजोन परत का छिद्र आपको पता ही है, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि बढ़ रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं मरुस्थल के बनने का एक स्रोत है। जब लंबे समय तक किसी जमीन पे बारिश नहीं होगा, जब लंबे समय तक किसी जमीन पे वनस्पति नहीं होगा, भूमि का क्वालिटी निम्नीकरण की ओर जाएगा और आगे आके वो क्या हो जाएगा, मरुस्थल में बदल जाएगा। काफी हद तक वो अपना जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी करने की क्षमता है, उसको अपने फसल उगाने की क्षमता है, वो भी वो खो देता है। यह रेगिस्तान जैसी स्थितियों का सामना करने लगता है। मैंने मरुस्थल बताया ना, मरुस्थल और रेगिस्तान में कोई अंतर नहीं है, बस दो नाम है जो दोनों एक ही चीज को संदर्भित करते हैं। इस प्रकार मरुस्थलीकरण से कृषि भूमि का क्या होता है, नुकसान होता है। जब कोई जगह मरुस्थल में बदल जाए तो वहां पे आप खेती नहीं कर सकते हो, वहां पे आप पैदावार नहीं उगा सकते हो, वहां पे आप बस्ती नहीं बसा सकते हो, क्योंकि बस्ती पैदावार जहां होगा वहीं बस्तियां बसेंगी, जहां पानी होगा वहीं लोग रहना पसंद करेंगे। और इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको यह भी बताया था, यदि किसी कारणवश अगर कोई जगह मरुस्थल में बदल जाता है तो वहां पे लोग रहना भी पसंद नहीं करते। कैसे रहेंगे, उनके लिए ना वनस्पति है, ना जल है, ना व्यापार है, ना जीविका है, तो वो वहां पे रह के करेंगे क्या। तो लोग ऐसे समय में क्या होता है, उनका आर्थिक नुकसान होता है और वो शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। भूख और गरीबी में वृद्धि हो जाता है, सामाजिक असमानता हो जाता है और कस्बे और शहरों में भीड़ भाड़ और अधिक जनसंख्या हो जाती है। इसी कारण से मुख्य रूप से आप शहरों में भीड़ भाड़ देखोगे, क्योंकि लोगों के पास जब जीविका नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो वो भूखे तो नहीं मरेगा ना। उसको अपने जीवन को चलाने के लिए फिर वो वहां से निकल के और कस्बों की तरफ, सिटी के तरफ, छोटे छोटे शहरों में जाके निवास करने लगता है, जहां फिर उनकी संख्या बढ़ती है और आसपास की जो खेत की जमीन होती है उसे वापस बड़े बड़े बिल्डिंग, मॉल इत्यादियों का निर्माण होता है। और ये भी कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण का एक प्रमुख कारण माना जाता है।
अब हमारा अगला स्लाइड कहता है शुष्क भूमि को मरुस्थलीकरण का सामना करने से रोकने के लिए कई हितधारकों की मदद से एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो मरुस्थलीकरण के बारे में पढ़ा है कि मरुस्थलीकरण क्या है, कैसे होता है, कैसे भूमि क्षरण होता है। लेकिन हमें यह भी तो जानना जरूरी है ना कि अगर कोई जमीन मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ रहा है तो उसे रोका कैसे जाएगा। तो कई सारे इसके हित के लिए, हित को मतलब हित कहने का मतलब है इसको सुधारने के लिए कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसको अगर देखा जाए तो ऐसे शुष्क भूमि को, देखिए अर्ध शुष्क भूमि जो होता है वही जब शुष्क भूमि की तरफ कन्वर्ट हो जाता है तो मरुस्थलीकरण हो जाता है। तो ऐसी नीतियों और नियमों को लागू करने की आवश्यकता है जो बेहतर भूमि और जल प्रबंधन में मदद करे। मतलब जो अर्ध शुष्क जमीन है और वो शुष्क गतिविधि की तरफ बढ़ रहा है तो वो जब चरम पे होगा, जब टॉप पे होगा तो वो क्या होगा, वो मरुस्थल में बदल जाएगा। लेकिन उसके मरुस्थल में बदलने से पहले यदि उनको कुछ सही तरीकों से, विशेष रूप से कृषक समुदाय अगर चाहे तो उसे सही कर सकते हैं, उनको शिक्षित करें, कृषक समुदाय को शिक्षित करें ताकि वो अपने जीवन में इस तरह के अर्ध शुष्क जमीन को शुष्क में जरूरत है कि किसानों को जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि अगर किसान जागरूक होंगे तो वो चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे हम मरुस्थलीकरण होने से चीजों को रोक सकते हैं, मरुस्थल होने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे मैं आपको बता दूं कि स्थानीय समुदायों को सभी आवश्यकता सहायता प्रदान करना चाहिए। गवर्नमेंट, यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा जो है वो गवर्नमेंट का। देखिए गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो अपने सभी जो वहां के निवासी हैं उनको वो सारी चीजें प्रदान करे जो उनको आवश्यकता के अनुसार जरूरी है, और कृषि अस्थायी तरीकों को तैयार करे और बढ़ावा दे। कृषि के पारंपरिक तरीकों को, अस्थायी तरीकों को बढ़ावा दे और किसानों को इसके लिए शिक्षित करे, प्रेरित करे। वनों की कटाई वन क्षेत्रों को साफ करना या अस्थायी रूप से हटाना होता है। देखिए वन की कटाई सबसे बड़ा समस्या क्या है इसमें कि जब आप अपने लाभ के लिए या किसी कारणवश के लिए, देखिए वनों की कटाई आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा लोग अपने पर्सनल लाभ के लिए करते, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ट्रेन की पटरी लगाने के लिए, मेट्रो लाइन लगाने के लिए, मॉल लगाने के लिए, शहरीकरण का विकास करने के लिए, इन सभी मुद्दों के कारण कहीं ना कहीं वनों की कटाई धड़ल्ले से होती है कि यह अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध हो सके। वनों की कटाई भूमि क्षरण और भूमि कटाव और मरुस्थलन का मूल कारक है। अगर आप अधिक मात्रा में वनों की कटाई करते हैं, अधिक मात्रा में वनों का क्षरण करते हैं, अधिक मात्रा में आप भूमि क्षरण करते हैं, तो ये सारे कारण जो हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण के रूप में ही जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार वनों की कटाई की वार्षिक दर लगभग 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर प्रति दशक होने का अनुमान है। आप सोच लो, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो इंटरनेशनल आप कह सकते हो ग्रुप है, उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक साल जो 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर पेड़ों को काटा जा रहा है। समशीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक वनों की कटाई हुई है। अब यहां समझिए, समशीतोष्ण वनों की तुलना में सबसे ज्यादा वनों की कटाई कहां हुई है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों को सबसे ज्यादा काटा गया है। वन क्षेत्रों की कमी से न केवल पेड़ों की हानि होती है, जो एक प्रमुख कार्बन सिंक, मतलब कार्बन का भंडारण हमारा जमीन ही तो है, बहुत बड़ा स्रोत है, इसके रूप में भी ये जो कार्य करते हैं, बल्कि इससे मृत और सड़ने वाले पेड़ों से अरबों टन कार्बन निकलता है। ये दोनों कारक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूं कि हमारा जो वातावरण है वो अनबैलेंस हो गया, मतलब वो बैलेंस नहीं है। अब अनबैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहां धड़ल्ले से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। ये मामूली आंकड़ा नहीं है। 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर अगर आप पेड़ प्रत्येक साल काट रहे हो तो सोचो पेड़ आप लगा कितना रहे हो और पेड़ काट कितना रहे हो। तो पेड़ों की कमी के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जलवायु अनबैलेंस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे लोग त्राहिमाम है, कहीं पानी पीने के लिए नहीं है, कई लोग पानी में डूब के मर रहे हैं। तो ये वातावरण का जो अनबैलेंसिंग है वो सभी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है वनों की कटाई पे। तो वनों की कटाई सबसे अहम भूमिका है ग्लोबल वार्मिंग की, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण का,
अलग अलग प्रकार के बाढ़ पीड़ित जगहों का, सूखा का, मरुस्थलीकरण का, ऑक्सीजन की कमी का, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ोतरी का, तापमान का, ये जितने भी पॉइंट है वो निर्भर करते हैं पेड़ों के ऊपर। अधिक से अधिक यदि आप पेड़ों को लगाते हैं, आज कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज में पेड़ों को लगाते हैं? कोई नहीं मिलेगा। आप लाखों व्यक्ति को ढूंढोगे तो उसमें से 5 ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने पेड़ को लगाया होगा, लेकिन इतने हजारों की संख्या में लोग सिर्फ पेड़ों का दोहन करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसका खामियाजा, इसका भुगतान अगर वो नहीं करेंगे तो उनके आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं वनों की कटाई के प्रमुख कारण या कारक क्या है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण जंगलों का अधिक मात्रा में कटाई होता है, या फिर किन किन मुद्दों के ऊपर अच्छे अच्छे जंगलों को शहरीकरण के रूप में बदला जा रहा है। तो सबसे पहला तो पॉइंट हमारा नंबर 1 कहता है कृषि और वृक्षारोपण। देखिए ध्यान से समझिएगा, कृषि और वृक्षारोपण। बढ़ती मानव आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा कृषि और वृक्षारोपण क्षेत्रों में उनका रूपांतरण है। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से मानव की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो ये क्या कर रहे हैं कि कृषि और वृक्षारोपण का उनका रूपांतरण हो रहा है। लोग क्या करते हैं, जंगलों को काट करके अपने खेतों का निर्माण कर रहे हैं ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या का, मानव का पेट भरा जा सके, खेती किया जा सके। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय आप कह सकते हैं, इसके क्षेत्र में 80% वनों की कटाई का प्रत्यक्ष कारण सिर्फ और सिर्फ कृषि है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे जितने भी वन हैं, जितने भी वनों की बात हो रही है, उसका कटाई का 80% वनों की कटाई का जो प्रत्यक्ष कारण है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है, सिर्फ और सिर्फ खेती के कारण काटा गया है। 1950 के दशक के बाद कृषि पैटर्न में काफी बदलाव आया है। भारत की आजादी के बाद देखा गया, हरित क्रांति वगैरह भी इसी समय हुआ था। 1950 के बाद आप कह सकते हो कि कई प्रकार के पैटर्न में चेंजिंग हुई है कृषि में, भारत के अंदर कृषि में। क्योंकि हमारा जो पहला बजट पास हुआ था उसमें कृषि को ही लेके तो जवाहरलाल नेहरू ने काफी जोर दिया था, यह भी बात आपको याद होगा। तो कृषि में काफी बदलाव देखने को मिला, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए नई तकनीक, मिशनरी और रसायनों को शामिल करते हुए अधिक गहन कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया। लोगों ने जो पारंपरिक खेती था उसको छोड़ के नए नए मशीनों के माध्यम से खेती करना शुरू किया, नए नए हाइब्रिड बीजों के माध्यम से रोपण विधि करना शुरू किया। साथ ही साथ कई अलग अलग प्रकार के खाद, खली, उर्वरक, रासायनिक प्रक्रियाओं से फसलों के उपज को डबल ट्रिपल किया गया। तो ये कहीं ना कहीं मुख्य, देखिए इसमें गलती किसानों की भी नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए किसान कुछ ना कुछ तो करेगा ना। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे ही भारत में लोग अगर भूखे मरने लगे तो ये भी एक समस्या हो सकता है। तो इससे बढ़िया है कि आप सबसे पहले अपने जनसंख्या को कंट्रोल करो ताकि इस प्रकार से जंगलों का क्षय ना हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ख नंबर कहता है शहरीकरण। अब हम शहरीकरण के बारे में समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है शहरीकरण के बारे में। शहरीकरण वनों की कटाई का एक और प्रमुख कारण है। हमने अभी तक वनों की कटाई के बारे में ही पढ़ रहे थे ना, तो वनों की कटाई जो हो रही है इसका प्रमुख कारण कहीं ना कहीं शहरीकरण भी है। शहरों का अधिक बढ़ना, लोगों का गांव से निकलकर शहरों में निवास करना, शहरों की तरफ प्रस्थान करना, शहरों की तरफ जो चौका चौंध वाली दुनिया है उससे प्रेरित होकर गांव के बस्तियों को छोड़कर शहरों में आ जाना, यह प्रमुख कारण रहा है वनों की कटाई का। बढ़ती जनसंख्या, पूंजीवाद, वैश्वीकरण का परिणाम है कि आवासीय क्षेत्र, उद्योगों, वाणिज्य केंद्रों, सड़क, रेलवे आदि जैसे विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए वनों को साफ किया जाता है। ध्यान से समझिए, लोग अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश को फायदे में लाने के लिए, अपने देश के अंदर इंडस्ट्री लाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए वनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिन प्रतिदिन साफ करते जा रहे हैं। लेकिन अभी का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है शहरीकरण, इसमें सबसे ज्यादा
जंगलों को सफाई किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं खनन के बारे में, जो गौ नंबर पे अर्थात तीसरे नंबर पे आ रहा है। खनन भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, धातु संसाधनों की बढ़ती मांग के साथ साथ खनन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधियां बन गया है। मतलब ये जो माइनिंग वगैरह है, खनन वगैरह है, खनन किसी भी चीज का हो, चाहे वो मिट्टी का हो या खनिज का हो या बालू माफिया, बड़ा आजकल यूट्यूब वगैरह पे आपने सुना होगा बालू माफिया वगैरह के बारे में, गाने भी बहुत सारे हैं यूट्यूब पे। तो ये सब प्रक्रिया ना कहीं खनन को दिखाता है, कहीं ना कहीं ये खनन के बारे में बताता है। और अभी के समय में धातु का जो उपयोग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इसी बढ़ते हुए उपयोग के कारण धातु के खनन का डिमांड भी बहुत तेज हो गया है। बड़े पैमाने पर खनन कार्य, विशेष रूप से खुले गड्ढे वाले खनन तकनीकों का उपयोग करने वाले कारण से परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण वनों की कटाई हुई है। ये जो खनन की प्रक्रिया हो रही है, बड़े बड़े स्तर पर माइनिंग हो रही है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर के जंगलों को साफ किया जा रहा है, बड़ी लंबी जंगलों की कटाई की जा रही है। ये सब कहीं ना कहीं प्रक्रिया है जिससे पर्यावरण के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, वनों के कटाई हो रहे हैं। खनन परियोजनाओं में खानों में काम करने वाले लोगों के लिए नई सड़कें, बस्तियां और टाउनशिप के निर्माण की भी आवश्यकता होती है। जो खनन हो रहा है वो खनन में जो इंजीनियर हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जो मैनेजर हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो वर्कर हैं, इनको रहने के लिए बस्तियां बनाई जा रही है, इनके आने जाने के लिए सड़कें बनाई जा रही है, इनको बढ़िया माहौल दिया जा रहा है, जिस कारण से बड़े पैमाने पे जंगलों को काटा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक वन क्षेत्रों को साफ किया जाता है। मैंने अभी बताया आपको, अधिक से अधिक मात्रा में जंगलों को साफ किया जाता है। इस प्रकार औद्योगिक खनन कार्यों के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई शुरू हो चुकी है। बहुत अधिक मात्रा में वनों का कटाई शुरू हो चुका है। अधिक से अधिक मात्रा में इन सभी कार्यों के लिए वनों का कटाई किया जा रहा है। खनन भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण वनों को बहुत मतलब बड़े बड़े जंगलों को साफ किया जा रहा है, बड़े बड़े जंगलों में टाउनशिप बनाया जा रहा है, शहरीकरण किया जा रहा है, बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, रेलवे बनाई जा रही है, जिस कारण से जंगलों को साफ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खनन और बांध निर्माण के प्रभाव। अब देखिए, खनन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसके बारे में मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया है, और बांध निर्माण भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा जिसके बारे में मुझे आप लोगों को समझाना है। औद्योगिक क्रांति के बाद से खदानों और बांध आर्थिक विकास के लिए आवश्यक चालक बन गए हैं। देखिए, जब से औद्योगिक क्रांति हुआ है उसके बाद से जो खदानें हैं, जो खनन है या फिर बांध जो है, वो कहीं ना कहीं हर एक देश के लिए आर्थिक विकास का एक सिंबल बन गया है। और देखिए, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेष रूप से विकासशील देश जितने भी थे वो खनन कार्यों और बांध निर्माण में भारी वृद्धि देखा गया। मतलब जितने भी विकासशील देशों को देखा गया उसमें कहीं ना कहीं उसको बताया गया, देखा गया कि उसमें बहुत ज्यादा बांध निर्माण किया, उन्होंने बहुत ज्यादा झीलों के ऊपर बांध बनाया, नदियों के ऊपर बांध बनाया। हालांकि खनन और बांध दोनों ही मानव समाज और विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। हालांकि देखिए, एक सिक्के के दो पहलू तो होते ही होते हैं। आपको पता है कि जो खनन है या बांध है वो किसके विकास के लिए, हम आम इंसानों के विकास के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए है, लेकिन इसका पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों पर विनाशकारी प्रभाव भी देखने को मिलता है। आदमियों के लिए तो ठीक है, इंसानों के लिए ठीक है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन को भी तो बढ़ा रहा है, पर्यावरण को भी तो दूषित कर रहा है, पर्यावरण के ऊपर भी तो प्रभाव डाल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी तो कर रहा है। अब यह अच्छी तरह साबित हो चुका है कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक खनन और पनबिजली परियोजनाएं पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देती है। अगर आप बड़े ही ऊंचे लेवल पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रहे हो, बड़े बड़े पनबिजली परियोजना बना रहे हो, बांध बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, मॉल बना रहे हो, शहरीकरण कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इकोसिस्टम को, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, प्रदूषण का कारण बनता है और कमजोर मानव समुदायों को प्रभावित करता है। जो गरीब हैं, जो दबे हुए हैं, जो SC ST हैं, नीचे समाज के लोग हैं, उनको तो इससे और ज्यादा परेशानी होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो है भूमि क्षरण और पानी की कमी। देखिए, भूमि क्षरण और पानी की कमी भी महत्वपूर्ण है।
खनन गतिविधियों से सतह और भूजल आपूर्ति में कमी आ जाती है। खनन गतिविधि से क्या होता है ना कि जो ग्राउंड लेवल वाटर होता है उसमें कमी देखने को मिलता है और आसपास में रहने वाले लोगों में काफी पानियों को परेशानी के कारण उनको देखा होगा आपने कि उनको कई बार पानियों का परेशानी हो जाता है, क्योंकि प्रसंस्करण चरण के दौरान पानी के बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जब भी खनन की प्रक्रिया होती है तो इसके जो स्टेप्स होते हैं प्रसंस्करण का, जो फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है और भूजल निकालने से धाराओं और नदियों को नुकसान हो सकता है। जब आप ग्राउंड के अंदर के पानी को निकालोगे तो उससे आसपास की नदियों, झीलों, तालाबों, चापाकल, कुएं, इन सभी में पानियों का ह्रास होता है जो वास्तविक खदान स्थल से कई मील दूर होते हैं। इसके अलावा खानों को खनन के बाद खुला छोड़ देने से भी वाष्पीकरण के माध्यम से भूजल की हानि हो सकती है, जिससे क्षेत्र बंजर हो जाता है। आपने तो खनन कर लिया, आपने खनन करके अपने व्यापार को बढ़ा लिया, अपनी समस्याओं को ऐसे लोगों के दूसरे के सर पे छोड़ दिया, जो खनन किया उसे खुला छोड़ दिया, पानी वाष्पीकरण होकर ऊपर गया, बर्बाद हुआ, कहीं ना कहीं आपने ग्राउंड लेवल वाटर को नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो भूमि क्षरण और पानी की कमी को भी दर्शाता है, क्योंकि इनके जो प्रसंस्करण करने की विधि होती है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में पानी का उपयोग ये लोग करते हैं और ये पानी का उपयोग करने से ग्राउंड लेवल वाटर में पानी की कमी आती है, नदियों, धाराओं, झीलों, तालाबों में पानी की कमी आती है, कुएं, चापाकल इत्यादियों में भी कई बार पानी की कमी देखने को मिलता है। और ये एक जगह नहीं होता, इनके खदान स्थानों से कई मील दूर तक इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे ऑप्शन घ की, जो कहता है गाद। सबसे पहले तो समझिए गाद होता क्या है। गाद पानी के साथ आई हुई गंदगी है जो कहीं ना कहीं आपको यह दिखाएगा कि पानी के साथ किस प्रकार से गंदगियां जमा पानी के भूतल पर या फिर आप कहिए उसके तल पे जमा होता रहता है। बांध उद्योग द्वारा देखिए सामना, बांध जब बनाया जाता है, जो भी बांध परियोजना बनाई जाती है उसके द्वारा सामना की जाने वाली सबसे गंभीर तकनीकी समस्याओं में से एक गाद का जमाव है। बांध प्रक्रिया तो हो जाता है, बांध प्रक्रिया के बन जाने के बाद सबसे जो बड़ी समस्या उत्पन्न होकर आती है वो होती है गाद की समस्या, जो बांध के जलाशय के तल पर नदी द्वारा लाए गए अवसादों को बढ़ा हुआ जमाव है। नदी के साथ जो गंदगियां आती है, जो मिट्टियां आती है, जो दलदल आती है, जो जंगल आती है, वो बांध परियोजना के पास धीरे धीरे जमता चला जाता है और यही क्या होता है, गाद कहलाता है। तलछट धीरे धीरे जलाशय में जमा हो जाती है, बांध का पानी स्टोर करने की क्षमता को कम कर देता है। जब आपको पता है उसके निचले स्तर पर गंदगी जमा होने लगेगा तो पानी तो कम ही हटेगा। अब मान लो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं कि एक गिलास लेते हैं। अब एक गिलास में हमने एक गिलास पानी डाला है, दूसरा गिलास लिया है, उस गिलास में मैंने नीचे में कुछ मिट्टी डाल दिया है। उस गिलास में जब हमने उसमें मिट्टी डाल दिया है तो मिट्टी डालने के बाद आप क्या देखोगे, क्या दोनों के अंदर पानी सेम मात्रा में मौजूद होगा? नहीं होगा। जो गिलास बिल्कुल खाली है पेंदी तक, उसमें पानी स्टोर करने की क्षमता ज्यादा होगा। जो गिलास में हमने सॉइल डाला है, जो गिलास में हमने रेत डाला है, उसमें पानी स्टोर करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो यही है, जब बांध के पानी के साथ साथ वहां पे गाद जमा होता है तो वो क्या करता है, फिर उसमें पानी के स्टोर करने की क्षमता कम कर देता है। जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया था, गाद की तीव्रता नदी द्वारा लाए गए तलछट के आधार पर भिन्न हो सकता है। अलग अलग गाद की समस्या यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अन्य बांध घटकों के घर्षण का कारण भी यही बनता है, जिससे उनकी बिजली उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि बांध परियोजना लगाई क्यों जाती है? आपको पता है कि बांध परियोजना लगाए जाने का प्रमुख उद्देश्य वहां पे बिजली को तैयार करना होता है। आज हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बांग्लादेश में, भूटान में, यहां तक कि हमारा पड़ोसी दोस्त दोगला देश जो पाकिस्तान है, उसमें भी कई जगहों पे ऐसा है कि वहां पे वो बांध के माध्यम से पनबिजली का निर्माण करते हैं। हमारे भारत में भी कई जगहों पे है। तो इस बांध बनाने का परियोजना मुख्य रूप से इसीलिए आधारित किया जाता है ताकि वहां पे पनबिजली अर्थात की करंट इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सके। लेकिन जब नदी की पानी या फिर आप कहो कि जो ब्रिज बनाया जाता है, जो बांध बनाया जाता है, वहां पे गाद बहुत जमा हो जाए तो पानी स्टोर करने की क्षमता वहां पे कम हो जाती है।
तो ये एक बड़ी समस्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, स्थानीय और स्वदेशी समुदायों का विस्थापन। देखिए, जब बांध का निर्माण होता है, जब किसी प्रकार के परियोजना का निर्माण होता है, या किसी प्रकार के ऐसे बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें फैक्ट्री है, जिसमें इंडस्ट्री है, जिसमें मॉल है, शहरीकरण है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान आपको पता है किसका होता है? वहां के स्थानीय निवासियों का, जिनको बिना वजह अपने जगह को खाली करके अलग कर दिया जाता है। और सरकार की भी इसमें गलती है कि उनको सही तरीके से पुनर्निवास नहीं करवाता है, उनको घर नहीं दिया जाता है, उनके रोजगार का जुगाड़ नहीं किया जाता, और ऐसे में ये लोग गलत तरीकों से अपने जीवन को जीते हैं। सरकार के ऊपर इनका भरोसा खत्म हो जाता है। देखिए, बड़े पैमाने पर खानों और बांध निर्माण के कारण होने वाली सबसे बड़ी सामाजिक समस्याओं में से एक यही है कि उन क्षेत्रों में जो लोग स्थानीय निवासी हैं, स्वदेशी समुदाय हैं, उनको वो प्रभावित करता है। अब कैसे प्रभावित करता है ये समझ लीजिए। ये कमजोर समुदाय अन्याय के शिकार होते हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते, ये कमजोर होते हैं, ये प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं, ये जंगलों पर अपना गुजारा बसर करते हैं, उसकी लकड़ियों को बेचते हैं, उसमें शहद वगैरह को खोद के और बाजारों में बेचते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं वाली कंपनियां होती है, इन सभी गरीबों की लाचारीपन का फायदा उठाता है। उनको उनके जगह से भगा देना, उनके लिए घर का व्यवस्था न करना, उनके साथ मारपीट करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना। इतिहास इस बात का गवाह है, कई सारी ऐसी परियोजनाएं हुई है भारत में जिसमें उनके स्थानीय निवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनके साथ मतलब कि गलत तरीकों से उनको ट्रीट किया गया है। और फिर यही व्यक्ति आगे चल के गलत कामों पे उतर जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं, नक्सली बन जाते हैं। तब सरकार को याद आता है कि ये नक्सली को कैसे मारा जाए। लेकिन आपने ये शुरुआत से नहीं देखा कि वो व्यक्ति नक्सली कैसे बना। आप उसके जमीन से उसको हटा दिए, आप उसको व्यापार से उसको हटा दिए, आपने उसके पेट पे लात मार दिया, आजीविका छीन ली, उसके घर परिवार को छीन लिया, और वो भी बहुत ही क्रूर तरीकों से। कोई आश्वासन नहीं सरकार की तरफ से मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार ये अन्याय के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनका पुनर्वास नहीं किया जाता, उनको वापस घर नहीं दिया जाता, उन्हें उचित तरीकों से मुआवजा नहीं मिलता, उन्हें कई भावनात्मक उथल पुथल से गुजरना पड़ता। आप सोचो ना कि जिस जगह पे आपके दादा परदादा पिताजी दादा और आप रह रहे हो, कई 100 सालों से वहां पे रह रहे हो, और उसको आपको छोड़ के जाना पड़े, आपको सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा सके, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा आपके साथ मारपीट किया जा सके, तो आपको कैसा फील होगा? आपको अपने स्थान को छोड़कर जाने में कैसा लगेगा? वो भी तब जब आपको ये पता है कि आगे का मंजिल हमें पता नहीं है कि कहां जाना है, कैसे रहना है, अपने परिवार को कैसे जीवित रखेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। ऐसे स्थिति में ये व्यक्ति कई बार भावनात्मक उथल पुथल से गुजरते हैं क्योंकि उन क्षेत्र से विस्थापित होने का कार्य सामना करते रहते हैं जहां वे लंबे समय तक निवास करते हैं और वहां से उनको विस्थापित होना होता है। परिवारों ने आजीविका को अपने पारंपरिक तरीकों से खो दिया। जो व्यक्ति जंगलों में ही रह के शिकार किया हो, जो जंगली जानवरों को खाके जिंदा रहा हो, जो शहद फूल पत्ती कंद मूल बेच के अपना जीवन चला रहा हो, जो मवेशियों का पालन करके अपना जीवन चला रहा हो, वो व्यक्ति को अगर उनके जगह से हटा दोगे तो वो व्यक्ति शहर में जाके कंप्यूटर चलाएगा क्या? आईटी कंपनी में नौकरी करेगा क्या? वो नहीं कर पाएगा ना। ऐसे में वो क्या करेगा? वो फिर अपराध की दुनिया को अपनाएगा, उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है और बाद में ऐसे ही व्यक्ति फिर अपराध की दुनिया में घुस जाते हैं क्योंकि मरता क्या नहीं करता। जब उन्हें भूख लगेगी, जब वो बच्चों के भूख को देखेंगे, जब उनके घर पे घर नहीं होगा, छत नहीं होगा सर पे, तो वो किसी न किसी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो जाएंगे जिससे सरकार को भी नुकसान होता है, लेकिन सरकार इन चीजों को नजरअंदाज करती है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, जो है स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक मुद्दे। अब स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से मिलावट है खादों में, माने खाने वाली चीजों में, और भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं, फैक्टर हैं जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और कुछ सामाजिक मुद्दों के बारे में भी समझेंगे। खानों में काम करने वाले लोगों पर खनन कार्यों का भारी स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। आपको पता है, जो व्यक्ति खनन में काम करते हैं, चाहे वो कोयला खनन हो, चाहे किसी भी प्रकार का खनन हो, पृथ्वी के नीचे के खनन क्रिया में इनको विषैली गैसों के आसपास रहना होता है। ये विषैली गैसों को लगातार अपने शरीर के अंदर लेते हैं
और हमारे भारत की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे माइनिंग की प्रक्रिया होती है, खनन की प्रक्रिया होती है, तो सरकार उसके लिए ना प्रॉपर व्यवस्था कर रखा है, उसका इंश्योरेंस है, उसका स्वास्थ्य देखभाल है, परिवार को मुआवजा है। हमारे भारत में कुछ नहीं है, मर गया साला मर गया, खत्म करो उसको, खानों में छोड़ देता है, लाशों नहीं निकालता, कहता है भाग गया हमको नहीं पता। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं माइनिंग की। सच्चाई आप जान के दंग रह जाओगे कि 10 साल से 12 साल के उम्र में ही इन्हें कैंसर, टीबी, कई खतरनाक बीमारियां हो जाती है। क्यों? क्योंकि खादानों के अंदर, पृथ्वी के नीचे जितने भी खनिज पदार्थों का खनन होता है उससे विषैली गैसें निकलती है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर भरा होता है, और आप भरपूर मात्रा में यदि ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो तो आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है आपको पता है? क्योंकि वे लगातार खानों से निकलने वाली जहरीली धातुएं, कचरे और जहरीली गैसों के संपर्क में आते हैं। लगातार वो इन्हीं जगहों पे होते हैं जहां पे धातु जहरीली होती है, गैसें जहरीली होती है, और लगातार वो उसका उपयोग करते हैं। कई देशों में खदान कर्मियों के पास उचित सुरक्षा उपकरण नहीं होते। हमारे भारत की बात कर लो ना, बहुत सारे ऐसे देश हैं माइनिंग वाली कंपनियां जो उनको पूरा प्रॉपर तरीके से उनको उनके साथ पेश आती है। हमारे भारत में ये सब नहीं है। ऐसे ही भाला करछी लेके उनको भेज दो जमीन के नीचे, बच के आ गए तो उनका किस्मत, मर गए तो भी उनका किस्मत। खदानों में घातक दुर्घटनाएं आम बात है। अक्सर सुना होगा कि खदानों में लोग दब गए, खदानों में लोग मर गए, खदानों में आग लग गया, विस्फोट हो गया और लोग उसमें मरते रहते हैं। खानों और बांधों के कारण होने वाली प्रदूषण से आसपास के गांव और कस्बों में रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं। जहां पे भी माइनिंग कंपनियां हैं, जहां पे भी खदानें खुद रही है, जहां पे भी इस प्रकार के लोहा, तांबा, अब्रक को निकाला जा रहा है, तो वहां के क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पानी की कमी, पॉल्यूशन और बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं जिसका सामना आसपास के गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। अब जो लास्ट पॉइंट हमारा कहता है वो है भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कदम। ऐसे कौन कौन से कदम हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो गवर्नमेंट या फिर हमारी समाज या फिर कई सारी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, जो उठा रही है कि कैसे भी पर्यावरण को हम बचा सके। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा वनीकरण है। वनीकरण इंपोर्टेंट रहेगा। वृक्षारोपण, भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीकरण के मुद्दों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यदि आप मरुस्थलीकरण, रेगिस्तान बनने से जमीनों को रोकना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। ये क्या करेगा? भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीकरण, तीनों मुद्दों को सही करने की क्षमता रखता है। वनों की कटाई के साथ साथ ही वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में वनों की कटाई, हवा से प्रदूषण और धूल को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करके प्राकृतिक आवास और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करके इमारती लकड़ी और गैर इमारती वन उत्पाद प्रदान करके मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। बहुत ऐसे जगह हैं हमारे भारत में जहां पे जंगलों को बहुत भारी मात्रा में क्षय पहुंचा है, बहुत अधिक मात्रा में काटा गया है। अगर आप इन्हीं कटे हुए जंगलों के पास पुनः फिर से वृक्षारोपण करते हो तो ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करेगा, ये हमारे भूमि क्षरण को ठीक करेगा, हमारे जलवायु को ठीक करेगा, और असंतुलित जो हो रखा है जलवायु उसको सही करेगा, उष्णन को ठीक करेगा। जो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन हमारे पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, इन सभी का रामबाण इलाज के रूप में वृक्षारोपण को देखा जाता है और यह महत्वपूर्ण भी है। और वाकई में हम सभी भारतीयों को ही नहीं, पूरे विश्व को, लोग जितने भी विश्व में लोग हैं उन सभी को यह पता होना चाहिए कि हम अपने जलवायु में बैलेंसिंग या संतुलन तभी कर सकते हैं जब हम अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करेंगे। और वृक्षारोपण करने से शुद्ध वायु मिलेगा, जलाने के लिए लकड़ी मिलेगा, फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलेगा, कॉपी बनाने के लिए, पेज बनाने के लिए लकड़ी मिलेगा, गोंद, लुगदी, ये सारी चीजें आपको वृक्ष से मिलेगा। साथ ही साथ मनुष्यों के लिए प्राणवायु, ऑक्सीजन भी इन्हीं वृक्षों से मिलेगा। पर्यावरण संतुलित होगा, पेड़ पौधे के कारण जंगली जानवरों का आवास होगा, पशु पक्षी चिड़ियों का घर बन सकता है। आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, जानवर हैं जो दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कैटेगरी में हैं जो ऑलरेडी विलुप्त हो चुके हैं, उनका अब कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये जलवायु के अंदर परिवर्तन के कारण हो रहा है, ये पर्यावरण के प्रदूषण के कारण हो रहा है, ये पेड़ पौधों की कटाई के कारण हो रहा है। तो ये प्रमुख समस्या वनीकरण के माध्यम से सही किया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वन प्रबंधन, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, वन प्रबंधन भी एक प्रकार का ऐसा सजगता है, एक ऐसे ठोस कदम है जो सरकार भी ले सकता है, आम इंसान भी ले सकते हैं, पढ़े लिखे लोग के समाज के लोग भी ले सकते हैं, एनजीओ भी ले सकते हैं। हमारे मौजूदा वनों का विकास परियोजनाओं के नाम पर बलिदान करने के बजाय एक बुद्धिमान और टिकाऊ तरीकों से प्रबंधित किया जाना चाहिए। देखिए, आजकल के जो बड़े होशियार लोग आपको मिलेंगे ना, काफी नेता मिल जाएंगे आपको, हालांकि आपको ये पता है कि सारे नेता यही हैं, अंगूठा छापी हैं, बहुत कम ही नेता हमारे यहाँ पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे नेता हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। मैं राहुल गांधी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं मोदी को टारगेट कर रहा हूं। मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे भारत में पढ़े लिखे नेता हों और वाकई में वो देश का भला करना चाहे तो हमारे देश का भला हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सब अपने अपने व्यापार को लेके चल रहे हैं। राजनीति भी एक प्रकार का व्यापार है। तो कई बार देखोगे कि परियोजना के नाम पर ना अच्छे अच्छे जंगलों का बलिदान हो जाता है, सफाई हो जाता है। अब कौन सा परियोजना, तो बांध परियोजना बनाना है जो लोगों के विकास के लिए है, तो भैया तुम जंगलों का ही बलिदान क्यों कर रहे हो? हमारे पास रेगिस्तान भी तो है, मरुस्थल भी तो है, तो ऐसे जमीन का बलिदान करो ना। और तुम अगर इन परियोजनाओं के नाम पे, मेट्रो के नाम पे, मॉल के नाम पे, शहरीकरण के नाम पे, बांध परियोजना के नाम पे अगर इन जंगलों का बलिदान कर रहे हो, तो पहले तुम ये श्योर करो कि तुमने उतने हिसाब का जंगल दूसरी जगह पे तैयार कर रखा है, तब आप उसे हटा सकते हो। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोग उसी जंगल को काट देंगे, क्योंकि उनका क्या जाता है, उनका अपना फायदा होना चाहिए। मेट्रो का बनेगा तो करोड़ों का ब्लैक मनी आएगा, स्विच बैंक में जाएगा, उनके नाना नानी, दादा दादी, पोते पोती, 7 पीढ़ी तक उनका पूरा बैंक बैलेंस होके रहेगा, गरीब भले ही उसमें मर जाए। अब देखिए, इसके दुनिया भर में सरकारों को मौजूदा वनों की रक्षा के लिए नियमों और नीतियों को लागू करने और वनीकरण और पुनः नवीनीकरण के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता। मैंने अभी आपको यही बताया है कि पूरी दुनिया में जरूरी है कि जो भी विकास परियोजना के नाम पर जंगलों का धड़ल्ले से कटाई हो रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का विकास परियोजना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह सुनिश्चित सरकार को करना चाहिए। अगर नीति ऐसी है तो नीति को बदला जाना चाहिए, नियम है तो कानून को बदलना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जिस विकास परियोजना के नाम पर इतने बड़े बड़े जंगलों को काट रहे हो, तो आप पहले यह बताओ क्या आप इसके लायक दूसरे किसी जंगल को तैयार कर रखा है, या फिर दोनों तरफ से नुकसान है, मतलब इधर भी गया और उधर भी कुछ नहीं लगा। तो यह महत्वपूर्ण है। मौजूदा वनों को अवैध कटाई, आक्रामक प्रजातियां, बीमारियां और अति उपयोग के खतरों से बचाना सरकार और नागरिक दोनों की जिम्मेदारी है। हालांकि मैं सारी बातें सरकार के ऊपर नहीं थोप सकता। अब आप देख लो, राजस्थान में कई सारे ऐसे समुदाय हैं जो खुद के पैसे से कई सारे जंगलों को टेक ओवर कर रखा है, मतलब कि वो अपने पैसों से, वो पूरा गांव जो है वो अपने पैसे लगा के पूरे जंगल का सुरक्षा करता है। सरकार को सख्त हिदायत दे रखा है कि भाई इसमें एंट्री नहीं। आज तुम आके कहोगे कि भैया हम सरकार के तरफ से हैं, हम आपको कुछ पैसा देते हैं, मदद करना चाहते हैं, आप इस जंगल को सुरक्षित और बढ़िया तरीके से रखो। आज हमें तुम करोड़ों का लालच दोगे, परसों आके फिर अरबों के जंगलों को सफाई कर दोगे। तो इसलिए उन्होंने सख्त मना कर रखा है। राजस्थान में कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो अपने गांव के पैसों को इकट्ठा करके अपने जंगल को सुरक्षित रखते हैं। कोई फॉरेस्ट पुलिस ऑफिसर नहीं घुसेगा, कोई सरकार का कर्मचारी नहीं घुसेगा। ये जंगल वो अपनी मां मानते हैं, उसे वो पूजते हैं, जंगल के जानवरों को पूजते हैं। जैसे हाल फिलहाल में एक कहानी आपने सुना था, सलमान खान, काला हिरन और उधर का राजस्थानी समुदाय। ये इतना बड़ा विवाद तो कहीं ना कहीं इसलिए हुआ ना, क्योंकि उस समुदाय के लोग काले हिरन को अपने देवी देवता की तरह पूजते हैं। और अब बात सही है या गलत है, सलमान खान खाया कि नहीं खाया काले हिरन का मांस, ये तो सलमान खान जाने और उसके दोस्त लोग जाने जिन्होंने खाया होगा। लेकिन समस्या तो यही है ना कि आज बिश्नोई समाज जो है, इसीलिए तो सलमान खान के अगेंस्ट चला गया और धमकी बार बार मिल रहा है। और हो सकता है कि कभी ना कभी अगर सलमान खान माफी ना मांगे, मैं अंदाजा लगाता हूं, तो कुछ बुरा घटना ना घट जाए। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें सरकार को ही आप हमेशा जिम्मेदारी नहीं दे सकते हो। सरकार क्या है, सरकार को किसने बनाया, हमने बनाया। और सरकार का क्षेत्रफल कितना है, वो कितने लोग हैं, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख। हमारे भारत की जनसंख्या अरबों में। तो हम महत्वपूर्ण है, सरकार महत्वपूर्ण नहीं है। हमने सरकार को बनाया, सरकार ने हमें नहीं बनाया। इसलिए सबसे पहले सुरक्षा हमें खुद अपने जंगलों का करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खेती के तरीके। अब हम खेती के तरीकों के बारे में समझ लेते हैं। हमारे यहाँ कई प्रकार के खेती के तरीके हैं। पहले पारंपरिक था, अब आधुनिक हो गया, और दिन प्रतिदिन हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए,
कीटनाशकों, उर्वरकों और अत्यधिक सिंचाई के उपयोग को कम करने के लिए खेती के नए तरीकों को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अधिक लोग कीटनाशक का उपयोग करते हैं, अधिक से अधिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, अत्यधिक सिंचाई करते हैं, तो इसको कम करने की जरूरत है, क्योंकि मिश्रित खेती, जैविक खेती, चावल, मछली पालन, नैनो उर्वरक का विकास, पानी के संरक्षण के लिए सिंचाई तकनीक में सुधार, मल्च बनाना, खाद का उपयोग करना, जंगली किस्म के बीजों का उपयोग करना, सभी तरीके हैं और इन तरीकों के माध्यम से खेती के तरीकों को बदला जा सकता है, जिनका उपयोग मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि जब आप अधिक से अधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग करोगे, अधिक से अधिक मात्रा में कीटनाशक का उपयोग करोगे, अधिक से अधिक मात्रा में सिंचाई करोगे, तो इससे जमीन की गुणवत्ता कम होती है। आज देखो, हम अधिक से अधिक क्या उपयोग करते हैं, हम अधिक से अधिक अपने पेड़ पौधों, प्लांटों पे, खेती वाली चीजों पे कीटनाशक का उपयोग करते हैं। अब कीटनाशक उपयोग करने से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ चिड़ियों की संख्या घट गई है। वो चिड़िया वही जहर खा के मर रहे हैं, उनकी समस्याएं खत्म, वो खुद ही खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उर्वरक हैं जिसका रासायनिक दुरुपयोग हो रहा है। जमीन पे ज्यादा डालने के कारण क्या हो रहा है कि मिट्टी बंजर होती जा रही है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो रही है, मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो रही है। तो हमें खेती के तरीकों को भी बदलना जरूरी है। अगला पॉइंट हमारा कहता है वनों की कटाई। अब हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है वनों की कटाई के बारे में कि ये वनों के, जंगलों को साफ करना है, पौधों को निष्कासन करना है, और यही सारी चीजें हैं वनों की कटाई के बारे में। मैं आपको अब ये सारे पॉइंट्स इसलिए समझा दे रहा हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हमने अपने चैप्टर को पढ़ाने के दौरान कई बार मरुस्थलीकरण के बारे में बात किया। आप मरुस्थलीकरण को समझ सकते हैं, हम आपको मरुस्थलीकरण भी समझना जरूरी है। मरुस्थलीकरण के बारे में एक बार और मैंने आपके साथ यहाँ पे चीजों को अटैच कर दिया ताकि आप इसे समझ सको। आगे की स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास भूमि आच्छादन है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। भूमि निम्नीकरण है, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में कई बार डिस्कशन करने पड़े हैं, कई बार आपको इन चीजों को सुनना पड़ा है, इसलिए मैं इन चीजों को जोड़ दिया हूं ताकि ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है गैर इमारती वन उत्पाद। इस चीज को भी हमने डिस्कस किया था चैप्टर पढ़ाने के दौरान, इसीलिए इसे भी संलग्न किया गया है। मृदा अपरदन के बारे में भी बताया है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है वनों की कटाई और गाद। इन चीजों को भी मैंने आपको समझाया था। अब मुद्दा यह है कि आपका सोल कह सकते हैं, ग्रेजुएशन कह सकते हैं, स्नातक, डीयू या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है उसके 5वां चैप्टर आज हमने समाप्त किया है। 5वां चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। 5 चैप्टर के हमने ऑलरेडी वीडियोस 4 चैप्टर के जो डाल रखे हैं, ये 5वां आज आने वाला है आप लोगों के लिए। तो ये आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मैंने सारे चैप्टर को ऐड कर रखा है, आप एक एक चैप्टर को देख सकते हैं। और अच्छी बात यही है कि अगर आपको चैप्टर समझ में आता है, वीडियो पसंद आती है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।